स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS जयपुर को प्रेषित की गई। चिकित्सा अधिकारी दंत के 209 पदों हेतु प्रवेश भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिनांक 9/7/2024 को लैब टेक्नीशियन के 8 एवं सहायक रेडियोग्राफर के 1 कार्मिक को विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा में पदस्थापित किया गया है। वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के 8,750, फार्मासिस्ट के 3,066, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 4,847 पदों पर भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। भर्ती पूर्ण होने पर उपलब्ध होने वाले कार्मिकों से रिक्त पदों को भरे जाने पर विचार किया जा सकेगा। सीधी भर्ती के शेष रिक्त पदों को आगामी वित्तीय वर्षों में की जाने वाली भर्तियों से भरे जाने पर विचार किया जा सकेगा। पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पदों को आगामी पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर भरे जाने पर विचार किया जाएगा। खंड 2 विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा में वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक सरकार द्वारा विभिन्न चिकित्सा संस्थानों को आवंटित बजट व व्यय का विवरण निम्नानुसार है। वर्ष 2019-20 सिविल कार्य जो आवंटित बजट राशि थी वो उसमें कोई भी राशि नहीं थी। सिविल कार्य व्यय भी कुछ नहीं हुआ जब बजट नहीं था। अन्य आवंटित बजट राशि लाखों में 80 लाख और व्यय राशि 70 लाख। 2020-21 में सिविल कार्य को आवंटित राशि 139 लाख, जो व्यय हुआ 94 लाख और जो अन्य जो काम है उसके लिए 84,11,000 और व्यय राशि जो खर्च हुआ 72,64,000। 2021-22 के अंदर जो सिविल वर्ष के लिए 2,118.32 जो है बजट राशि सैंक्शन हुई। उसके अंदर जो सिविल कार्य जो है उसके अंदर खाली 210 लाख और 97,000 खर्चा हुआ। अन्य जो कार्य है उसके अंदर 90 लाख और 87,000 खर्च हुए और व्यय राशि जो है सैंक्शन थी और व्यय राशि 75.44 लाख। 2022-23 के अंदर 572 जो लैक्स है ये बजट एलोकेट किया गया और उसके अंदर जो है व्यय राशि खाली 9 लाख और 36,000 खर्च हुई और अन्य कामों के अंदर 98,46,000 सैंक्शन थे और इसके अंदर 90.05 लाख खर्च हुए। अंत में 2023-24 के अंदर जो सिविल वर्क्स थे उसके अंदर 418 लाख सैंक्शन हुए, खर्चा कुछ भी नहीं हुआ और अन्य कामों के अंदर 107.02 लाख सैंक्शन हुए और 97,85,000 खर्च हुए। खंड 3 परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 में 100 शय्यायुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलाड़ा जिला जोधपुर को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किए जाने की घोषणा की गई है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उसके अंदर वर्ष 2022-23 572 लाख के अगेंस्ट में मात्र खर्चा किया है 9.36 लाख का और 23-24 में 418 लाख का था, उसमें इन्होंने व्यय 0 दिया है। तो ये क्या फिर वो हॉस्पिटल कैसे चले? या ये घोषणाएं पहले जो गत सरकार ने की वो थोड़ी घोषणाएं थी? दूसरा, मेरे इसमें जो मैंने इस क्वेश्चन में ये मांगा था कि पहला जो क्वेश्चन है कि किस किस स्वर्ग के चिकित्सक कौन से, सिर्फ आपने जवाब दिया कि सिर्फ चिकित्सक और विशेषज्ञ, जबकि मैंने स्वर्ग पूछा था कि कौन से तरह के डॉक्टर्स वहाँ लगे हुए हैं और कितने पद रिक्त है। और वैसे कैसे पैरामेडिकल स्टाफ और मिनिस्ट्रियल स्टाफ वगैरह के लिए भी पूछा था, लेकिन आपने संयुक्त दे दिया। कोई बात नहीं। अब ये जो पद रिक्त हैं, जो 40% पद रिक्त पड़े हैं, इनको आप कब तक भर देंगे?
दूसरा सवाल इसी के संदर्भ में कि मैंने जानकारी बजट के लिए मांगी थी कि आप विभाग द्वारा व्यय की गई राशि की जानकारी आपने इसमें मदवार नहीं दी। इसके अंदर जो मशीनरी खरीद की गई है, जो सीआरएम की मशीन खरीदी है या दूसरे जो इक्विपमेंट खरीदे हैं, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, क्या आप उसकी जांच करवाना चाहेंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा बिलाड़ा जो है, माननीय सदस्य का जो विधानसभा क्षेत्र है, उसके अंदर वर्तमान में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है इनका जो है पिपाड़ सिटी में। अभी वर्तमान में अभी इस बजट के अंदर जो बिलाड़ा प्रॉपर है वो एसडीएच बन गया है। बोरुंदा में सीएचसी है, 16 पीएचसी है और 91 सब सेंटर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बहुत मजबूत है। माननीय सदस्य को मैं आपके सदन को एक चौंकाने वाली बात बताऊंगा कि इन्होंने जो माननीय सदस्य ने जो 5 साल के आंकड़े मांगे थे, उसके अंदर जो आवंटित बजट सिविल वर्क्स में था वो था 3,247 लाख और खर्चा जो है वो केवल हुआ इसके अंदर 314 लाख का, यानी कि 30 करोड़ रुपए जो है पिछली सरकार के दरमियान इसके अंदर खर्च नहीं हुआ, वो पैसा इनका लैप्स हो गया। और जो दूसरे जो वर्क है उसके सिविल वर्क्स के अलावा उसके अंदर 5 साल में वो तो ये कह रहे हैं पद कब तक भरेंगे? नहीं, इन्होंने इसका भी पूछा साहब, ये तो हो गया। ये पैसा क्यों नहीं आया हमारा। दूसरे जो अन्य काम है उसमें 4 करोड़ 60 लाख जो थे उसमें से 3.9 करोड़ खर्च हो गए। मैंने इसकी जानकारी ली कि इतना फासला क्यों हुआ। इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन मिल चुकी थी इसके अंदर क्या है कि दूसरा सवाल एक दूसरा प्रश्न, या तो उत्तर सुन लीजिए या दूसरा पूरक प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ, दूसरा आपने देखो पूछा ना, देखो पहले तो ये तो आ गया इसमें। आपका देखिए आपका खर्चा बहुत कम हुआ। आपके सिविल वर्क्स में 32 करोड़ की एवज में खाली 3 करोड़ हुआ। इसकी मैंने डिपार्टमेंट से जानकारी ली। इसका मैं कारण बताता हूं अध्यक्ष महोदय। एक तो जमीन के विवाद थे, उसके अंदर इनका आज दिन तक पिपाड़ के अंदर इनका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन के अभी तक तैयार नहीं हुई, जो कि 4 साल पहले सैंक्शन थी। इसके अंदर कोर्ट के स्टेज भी थे, तो इस वजह से काफ़ी राशि इसमें खर्च नहीं हो पाई। अब ये अर्ज कर रहे हैं पद के बारे में। पद के बारे में ऐसा अध्यक्ष महोदय, विशेषज्ञ और चिकित्सक जो हैं, जो सैंक्शन पद हैं वो हैं 84 और अभी जो लगे हुए हैं वो हैं 53। रिक्त पद है 31। ये तो आ गया। 63%, 63% जो है इनकी वैकेंसीज भरी हैं, जो कि राजस्थान के इट इज़ हाई। दूसरी चीज़, नॉन गेजेटेड ऑफिसर हैं, उसमें 465 में से 328 लगे हैं, 137 रिक्त हैं। इसका मतलब 71% इनके चिकित्सक लगे हैं, जो कि बाकी एरिया से मच हायर है। और आपको यही आश्वासन देना चाहता हूँ, अभी हम 50,000 भर्ती कर रहे हैं। हम जितने भी जो जहाँ रिक्त पद है हम वहाँ पूरे राजस्थान में हम भर देंगे। इनका भी ध्यान रखना। हो गया मंत्री महोदय। दूसरा मेरा ये सवाल है कि आपने जो खर्चा बताया है इसमें 2018 में जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने उस समय घोषणा की थी, वो धर्मशाला के नाम से सारी पीएससी सीएससी पे बनी थी, सीएससी पे बनी थी और उसके ऊपर वाले हॉस्पिटल में बनी, लेकिन उनका भुगतान 2018 का बाकी है, ये पैसा लैप्स हो रहा है, इसका क्या कारण है? अध्यक्ष महोदय, जिसमें बीसीएम ऑफिस भी चल रहे हैं अभी उन बिल्डिंगों में। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूरा जो प्रश्न है ये पूरा सेंटर्ड है 2019-20 से 2023-24 तक 5 वर्ष। इसके अंदर अब आप 2018 की बात कर रहे हैं, वो इसके ना तो दायरे में है, लेकिन उसका भी मैं फिगर्स इनको जो है आज शाम तक मैं इनको प्रस्तुत कर दूंगा। अगला प्रश्न श्रीचंद कृपलानी, प्रश्न संख्या 224। माननीय मंत्री जी। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, मगरा क्षेत्र विकास योजना राज्य के 5 जिलों ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली एवं राजसमंद के 1746 गांवों में क्रियान्वित है। विधानसभावार गांवों की सूची पृष्ठ 1 पर है। दूसरा, जिला चित्तौड़ में विगत 3 वर्षों में मगरा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत
रुपए 68,42,000 के 24 कार्य स्वीकृत हुए। 58 लाख है साहब। 58,24 कार्य स्वीकृत किए। कार्यों का विवरण पृष्ठ 2 पर है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये जानकारी चाहूँगा। मेरा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो मगरा विकास क्षेत्र योजना का विकास का आधार क्या है, और जब राजस्थान के 5 जिले आपने उसमें ले रखे, मैं जानना चाहता हूँ कि पिछले 3 वर्षों में इन 5 जिलों में आपने विकास का कितना पैसा दिया, और उसके आधार पर चित्तौड़ जिले का जो 5वां हिस्सा बनता है वो आपने दिया कि नहीं दिया, वो बताइए। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि उसमें 5 जिले हैं। 5 जिलों में अभी तक 38,93,10,000 रुपये दिए। उसमें आपके चित्तौड़ में 66,46,000 रुपये दिए। उसके अनुसार अजमेर ब्यावर में 7,16,00,000 रुपये 53,000, भीलवाड़ा में 4,02,65,000 और चित्तौड़ में 66,46,000, पाली में 3,71,78,000, राजसमंद में 23,35,58,000 ये पैसे आपके जिले में दिए गए। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि 35 गांव हैं मेरे जिले में, और 35 गांव में 58 लाख रुपए कुल इन्होंने दिए 3 सालों में। एक गांव में कितने पाती आते हैं? 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए पाती नहीं आते। एक गांव में एक सड़क क्या, सीसी रोड क्या, एक हैंडपंप भी नहीं लग सकता, और 3 सालों में। और जूली साहब आपकी वजह से हुआ है, 3 साल आपका ही रास्ता है ये, हमारा राज आए तो 6 महीने हुए। कांग्रेस, प्रश्न पूछो। कांग्रेस के राज में 3 सालों में 58 लाख रुपए लगे। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि क्या भविष्य में आप चित्तौड़गढ़ जिले के और मगरा विकास में गांव जोड़ना चाहते हो? यदि हाँ, क्योंकि चित्तौड़ जिले में बड़ी साड़ी में, बेगू में, चित्तौड़गढ़ में, जयपुर घाटा में अभी भी 200 गांव बाकी हैं जो मगरा क्षेत्र में बसे हुए हैं। उनकी क्या आर्थिक स्थिति है, क्या स्थिति है, किस तरह वो जीवन गुजारा कर रहे हैं? क्या उनके भले का विचार सरकार रखती है? यदि हाँ तो आप मुझे बताइए, यदि नहीं तो क्यों? सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अभी 24-25 में 20% राशि में से जिला भीलवाड़ा को 87,30,000 रुपये, चित्तौड़ को 60 लाख रुपये, पाली को 50 लाख रुपए के प्रस्ताव अभी अनुमोदन किए गए हैं और जल्दी आपके पैसे आ जाएंगे। मैं नए गाँव जोड़ने की बात कर रहा हूँ। गांव का कौन सा एरिया जोड़ोगे, गांव जोड़ोगे, ये प्रश्न पूछो। नए गाँव जोड़ने का विचार रखती नहीं रखती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इसमें जिलों के आवंटन के जो जिसमें बीपीएल परिवारों के आधार पर 50% है और गांवों की संख्या के आधार पर 50% है। जरूर फिजिबिलिटी होगी तो जल्दी आपके गांवों को जोड़ा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला सवाल जो था, मंत्री जी माफ करना, कि 5वां हिस्सा चित्तौड़ जिले को क्यों नहीं मिला, ये मैं जानकारी चाह रहा था। माननीय मंत्री जी कुछ कहेंगे? मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से ये निवेदन करता हूं कि जिस तरह से चित्तौड़ में 66,86,000 रुपए जो पहले मगरा क्षेत्र में जो आवंटन हुए, करोड़ों में से कितने करोड़ में से? उसमें अभी ये प्रश्न आप चर्चा कर लेना, हमने आप ध्यान रखना इनका। अभी मगरा क्षेत्र में 60 करोड़ में से 58 लाख आपको ध्यान रखने के कैसे? ध्यान रखने वाली बात क्या? अगला प्रश्न शंकर सिंह रावत। मंत्री महोदय, आपकी गलती नहीं है, ये इनकी गलती। अरे बैठो, माननीय सदस्य बैठे। अगला प्रश्न शंकर सिंह रावत। शंकर सिंह जी, अगला प्रश्न पुकार रहा हूँ, जब आपका नाम पुकार जाए खड़े हो जाओ। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 225। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, अगर आप चाहें तो जवाब आ गया है, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट पूछे, पूरे प्रश्न पूछे। पूरक प्रश्न पूछ लेता हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने हमारे जो सड़क पास की है उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी रह गई है कि वो 44 करोड़ का बजट उसके ऊपर एस्टीमेट था और 15 करोड़ ही पास हुए हैं, तो उसमें क्या है कि वो पूरी नहीं बन पाएगी, तीसरा हिस्सा भी नहीं बन पाएगा। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है कि उसको थोड़ी पूरी बन जाए, यही आपसे प्रार्थना है। क्या पूरी बना देंगे? कर दो आज। प्रश्न पूछो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय सदस्य को
बताना चाहूँगी कि बजट घोषणा 2024-25 के बिंदु संख्या 14.01 के तहत इस सड़क के 15 किलोमीटर के लिए राशि 15 करोड़ स्वीकृत की गई है। इस सड़क के आंशिक भाग का अपग्रेडेशन वर्ष 2020-22 के मध्य करवाया गया है एवं कुछ भाग डीएलपी अवधि में है। तथापि यदि इस सड़क के उन्नयन हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी तो पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को अगर लगेगा कि आवश्यकता है तो निश्चित रूप से इसमें अधिक राशि और इसका हम लोग अगला प्रश्न अध्यक्ष महोदय एक पूरक प्रश्न जो मांगा था उत्तर आ गया। अरे आपका स्वभाव है क्या पूरा क्या पूछना है? अरे वो प्रश्न नहीं है। अतुल बंसाली। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 226। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 वर्तमान में कार्मिक विभाग के स्तर पर आईएएस, आईपीएस, आरएएस एवं आरपीएस अधिकारियों के विरुद्ध कुल 18 प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु लंबित है। प्रकरणवार विशिष्ट परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2 जी हाँ, कार्मिक विभाग के स्तर पर वर्तमान में उपरोक्त लंबी प्रकरणों में नियमानुसार अपेक्षित प्रक्रिया परीक्षण उपरांत गुणागुणों पर निर्णय लिया जाएगा। मेरा माननीय सदस्य पहला प्रश्न है, चूँकि जो सूची आपने उपलब्ध कराई है उसमें 2018, 19, 23, 22, 24 सभी प्रकरण वर्षों के लंबित है। मैं मंत्री महोदय से अध्यक्ष जी आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि अभियोजन स्वीकृति की प्रक्रिया में लंबित प्रकरण किस स्तर पर, किस अधिकारी के पास, कब से और क्यों लंबित है, और ऐसे भ्रष्टाचार के प्रकरणों में दोषी अधिकारियों को बचाने में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है। अब हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है और इन प्रकरणों को कब तक निपटा देगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, इन 18 प्रकरणों में ये माननीय सदस्य का कथन सही है माननीय सदस्य कि सन 2018 अपने सीट पे जाइए से विचाराधीन है। सन 2018 का एक प्रकरण है, सन 2019 का एक प्रकरण है, 2020 का कोई नहीं है, 2021 के 3 है, 2022 के 5 है, 2023 के 6 है, 2024 के 2 है। इन प्रकरणों में अलग अलग कारणों से अभियोजन की स्वीकृति नहीं हुई है। किसी में हाईकोर्ट का ऑर्डर है, किसी में कोई स्टे है, किसी में और भारत सरकार की अनुमति बाकी है। अलग अलग कारणों के अलग अलग है। आप चाहेंगे तो कारणों सहित मैं अलग से आपको लिस्ट दे दूंगा। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि इन अभियोजन की स्वीकृति जो लेट होती है और समय निकल जाने के जो समय देते हैं इतना लंबा स्वीकृति में, उसमें अभियोजक होता है वो येन केन प्रकरण उस मैटर को डिले करने में या अपने हिसाब से सेटल करने का प्रयास करता है और उसका सीधा सीधा प्रभाव जब नीचे के कर्मचारियों पर पड़ता है तो वो भी अगर इस तरह के अभियोजन में लिप्त पाए जाते हैं, वो भी बचने का कोई न कोई जुगाड़ निकालते हैं। तो मेरा मंत्री महोदय से आपके द्वारा निवेदन है कि इस प्रकार के कोई भी प्रकरण हो उनमें एक तो त्वरित कार्रवाई करें और दूसरा ऐसी कोई प्रक्रिया हो तो उसके संबंध में स्पष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की शंका सही है। चाहे हम कोई पक्ष हो विपक्ष हो, ये बात सही है कि प्रोसिक्यूशन की स्वीकृति शीघ्र मिले, उसका शीघ्र प्रोसिक्यूशन हो और उसका रिजल्ट जल्दी आवे। चाहे उसका अपराध नहीं है तो उसकी मानसिकता भी ठीक हो जाती है, तुरंत निर्णय मिल जाएगा मेरा कोई अपराध, और अपराधी है या कोई गुनाह किया है तो उसका रिजल्ट मिल जावे। लेकिन आज तक की जो भी मैंने देखा है उसमें कोई न कोई कारण से प्रोसिक्यूशन में डिले हो रहा है। हम प्रयास करेंगे
और विश्वास दिलाएंगे कि जल्दी से जल्दी प्रोसिक्यूशन की स्वीकृति मिले और गुणों पर उसके विरुद्ध निर्णय हो। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। माननीय कुछ कहेंगे? हो गया, 2 प्रश्न हो गए। माननीय अध्यक्ष जी, 2 मैं प्रश्न हो गए। ये कहना चाहूंगा कि जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, सबसे पहले तो ये बता दें पिछले 8 महीने में कितनी अभियोजन स्वीकृति आप लोगों ने दी है या निस्तारण किया? माननीय मंत्री जी, ये मूल प्रश्न का विषय नहीं था और 8 महीना मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं है मूल आप प्रश्न। सुन लें, आप इतनी जल्दी नहीं करें, आप इतनी जल्दी नहीं करें, जवाब दे रहा हूँ ना। अरे मैं पूछ रहा हूँ, सुनो तो सही। अरे मूल तो जवाब दे रहा हूँ, सुनो माँ से, अब आराम से तसल्ली से सुनो। सबका जवाब है। पिछले 8 माह से या पिछले 10 माह से इन्होंने जिन प्रकरणों का पूछा था उन प्रकरणों में पिछले 8 माह से कोई स्वीकृति नहीं मिली। इसके अलावा आपके पास कोई नॉलेज है तो मैं एक एक प्रकरण की आपको बता दूं। यही जीरो टॉलरेंस है क्या? क्यों नहीं दी? यही तो पूछ रहे हम ये कि 8 महीने में आपने निस्तारण नहीं किया। मैं ये आपके ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा, मैं आरोप नहीं लगाऊंगा। अरे सुने आप, ये लगाओ वाले जिसमें सुनने की क्षमता नहीं वो गड़बड़ होता है। 2018 से लगा करके 2024 तक आया है। 2018 का एक, 2019 का एक, 2000। अरे आप भी जल्दी करेंगे। बैठिए माननीय मंत्री। 8 महीने की करेंगे और 5 साल की भी करेंगे और पूछोगे सबका जवाब देंगे। और ये टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस वाली सरकार नीति है। जितने भी प्रकरण दर्ज होंगे शीघ्र निस्तारण करेंगे। अगला प्रश्न माननीय सदस्य अजीब विराजो, कोई अंकित नहीं करे, जो बिना अनुमति के बोले कोई अंकित न करे। नहीं, हमारे 11A के इनको भी नहीं है, इनको भी नहीं है, आपको भी नहीं है। अगला प्रश्न श्री धर्मपाल। आ गया माननीय अध्यक्ष जी। अरे नहीं आया तो ये आपको, आप कौन बोला? जिसका प्रश्न था उसको आ गया, और इनका हो गया, उनका प्रश्न था मैंने दे दिया। तो आप कौन होता है पूछने वाले? आप बैठिए, अंकित नहीं होगा, बैठिए। मैं ये रोज व्यवधान करते हो, मुझे अन्य व्यवस्था करनी पड़ेगी, मुझे अन्य व्यवस्था के। ये आप भी सदन चला रहे हो क्या? ये आप भी सदन चला रहे हो क्या? सदन आप नहीं चलाओगे, सदन मैं चलाऊंगा। नो श्रीमान, नो, नॉट एट ऑल। नहीं तो मुझे प्रस्ताव लाने के लिए कहना पड़ेगा, मुझे प्रस्ताव लाने के लिए कहना पड़ेगा। आपके लिए प्रस्ताव लाने के लिए मुझे मजबूर मत करो। जवाब आपके अनुसार नहीं आएगा। आप जो चाहोगे जवाब आएगा क्या? जवाब आ गया। माननीय अध्यक्ष जी। अरे आप कृपया, मैं अंतिम बार कह रहा हूं, प्रश्नकाल में आपका व्यवधान डालने की आदत पड़ गई है, वो नहीं बर्दाश्त करूंगा। प्रश्न संख्या 227। माननीय मंत्री जी, मेरा निवेदन ये है, हमने इन 8 माह में 11 स्वीकृतियां जारी कर दी है प्रोसिक्यूशन की 11A में। हो गया। और एक लाइन और, एक मिनट। अब मेरा कोई अनुमति नहीं है इस प्रश्न में। मेरा निवेदन है, आप बैठे 100 प्रश्न पूछना, 100 का जवाब मिलेगा। अपने सदस्यों को रोकिए। लेकिन सुनने, मैं जवाब पूरा कर दूं, मेरा जवाब तो पूरा कर दूं भाई साहब। बैठिए। अरे मेरा जवाब तो सुनोगे कि नहीं सुनोगे? माननीय सदस्य, आप ही चाहते हो आप जैसा साहब जवाब दो, वो नहीं मिलेगा। जवाब वो मिलेगा जो तथ्यों पर आधारित है, जवाब वो मिलेगा जो हमने काम किया है। वो जवाब नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो, जवाब मिलेगा जो तथ्यों पर है। 11 स्वीकृतियां हमने दी है 8 महीने में। अब आप बता दो 5 साल में कितनी दी? क्या तमाशा है? हमने 8 माह में 11 दी, 5 साल बता दो कितनी दी? अध्यक्ष कुछ भी नहीं है क्या? अध्यक्ष मानते नहीं हो? कई बार कह चुका है, आप बीच में नहीं बोलेंगे, फिर लगातार खड़े हो रहे हो। हमारा प्रश्न काल भी नहीं चलने देना चाह रहे हो। अगला प्रश्न पूछे। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 227। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1। जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी के ग्राम बबई में चरस डेयरी प्लांट स्थापित है। उक्त प्लांट में वर्ष 2023-24 में औसतन 5133 लीटर दूध प्रतिदिन संकलित किया गया। माहवार विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 2, उक्त डेयरी प्लांट में 25,000 लीटर दूध
प्रतिदिन संकलन की क्षमता है? जी नहीं, उक्त डेयरी प्लांट में दूध संकलन की क्षमता के अनुरूप दूध संकलन के लिए नहीं आता, क्योंकि बबई नीमका थाना क्षेत्र में जो बीएमसी स्थापित है उन बीएमसी समितियों पर संकलित लगभग 8000 लीटर दूध चरस डेयरी प्लांट पलसाना में सीधा संकलन हो रहा है। वर्तमान में 34 समितियां एवं 3 संकलन केंद्र क्रियाशील है एवं वंचित क्षेत्र में संकलन केंद्र शीघ्र स्थापित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूरक प्रश्न संख्या 1 विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में स्थापित डेयरी प्लांट, उसमें प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित है अध्यक्ष जी। माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, उसके बावजूद भी चालू नहीं हो पाई है, जिसके कारण दूध पैकिंग, दही पैकिंग, छाछ पैकिंग, पनीर पैकिंग, श्रीखंड पैकिंग इत्यादि का कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। मंत्री महोदय जी ये बताने की कृपा करें कि प्रोसेसिंग यूनिट को प्रारंभ किया जाएगा, अगर हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बबई डेयरी संयंत्र सीकर एवं झुंझुनू दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड पलसाना सीकर के अधीनस्थ है, जिसमें 21 जनवरी 2022 से दूध संकलन प्रारंभ किया गया था। यह संयंत्र विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी एवं नीमका थाना क्षेत्र के दूध उत्पादों को हितों को ध्यान में रखते हुए देवनारायण परियोजना में स्थापित किया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, बबई डेयरी प्लांट में 34 समितियां व 3 संकलन केंद्र है, बीएमसी एक भी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बबई डेयरी प्लांट से जुड़ी हुई 16 ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियां अभी नहीं खुली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूध समितियां कम होने से दूध संकलन कम हुआ है, जो दूध आ रहा है उससे प्लांट नहीं चल पा रहा है। प्लांट को चलाने के लिए समुचित दूध की प्रतिदिन आवश्यकता रहती है। प्रतिदिन 5133 लीटर दूध संकलन होता है, जबकि प्लांट की क्षमता 25,000 लीटर है। अब वर्तमान में आ रहे दूध को ठंडा करके चरस प्लांट पलसाना क्षेत्र में भेजा जा रहा है। दूध संकलन हेतु वंचित 16 ग्राम पंचायतों पर दूध समितियां खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। दूध की आवक बढ़ाएंगे और दूध की आवक पर्याप्त मात्रा में होगी तो बबई प्लांट में दूध की प्रोसेसिंग की कार्रवाई की जाएगी और प्लांट को चालू किया जाएगा। माननीय सदस्य। पूरक प्रश्न संख्या 2, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ग्राम स्तर पर दूध संकलन समितियों का गठन आज तक नहीं हुआ है, कब तक ये गठन हो जाएगा और समितियां खोलने का विचार है या नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बजट 2024-25 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1500 नई सहकारी समितियां खोलने की घोषणा की है और इसी के तहत जो बबई क्षेत्र में 16 ग्राम पंचायतों में समितियां नहीं हैं, उनमें समितियां खोलने की कार्रवाई जारी है और शीघ्र समितियां खोलेंगे। अगला प्रश्न है श्री महेंद्र पाल मीणा, प्रश्न संख्या 228। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात पर माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, इस प्रश्न का खंड 1, जी हां, विधानसभा क्षेत्र जमालगढ़ में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश नहीं है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय जिला मुख्य न्यायालय जयपुर जिला पर स्थित है एवं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के लिए उस क्षेत्र के प्रकरण निर्धारित मापदंड अनुसार 1000 से 1200 से कम है। खंड 2, किसी स्थान पर न्यायालय की स्थापना माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से परामर्श प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदंड के अनुसार उस क्षेत्र के प्रकरण लंबित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही की जा सकती है। वर्तमान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जमरावगढ़ में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना का प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की माननीय कमेटी के समक्ष विचाराधीन लंबित है। भविष्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से परामर्श प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदंड के अनुसार जमरावगढ़ के क्षेत्र में प्रकरण लंबित होने पर वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही न्यायालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय,
जमारामगढ़ क्षेत्र बहुत बड़ा और अति पिछड़ा आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ पर काफ़ी थाने हैं, केवल यहाँ सिविल न्यायालय एवं कनिष्ठ खंड मजिस्ट्रेट ही बैठता है। मेरी सदन पर मांग है कि यहाँ पर वरिष्ठ खंड न्यायालय और अतिरिक्त जिला न्यायालय एडीजे कोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और यह मांग बहुत काफ़ी समय से की जा रही है। साथ ही सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन एडीजे कोर्ट की यहाँ ज़रूरत है। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूँ कि सदन की मेज पर रखे। मांग नहीं होती इसमें, प्रश्न पूछो। हाँ, प्रश्न यह है कि जिला न्यायालय एडीजे कोर्ट क्या सदन की मेज पर रखे? यदि मंशा है तो कब तक खोलेंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की मांग वाजिब है। इनके यहाँ अभी एक सिविल कोर्ट है और इनकी मांग ये है कि एक एडिशनल सिविल कोर्ट और एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज खोला जाए। परंतु जैसा मैंने अभी आपसे निवेदन किया, जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड है, उस निर्धारित मापदंड के अनुसार प्रकरण विचाराधीन नहीं है। इनके यहाँ इनके क्षेत्र से सिविल केसेस सिर्फ 401 और क्रिमिनल केसेस 102, कुल 503 केसेज ही है। और इन केसेस की नियरेस्ट जयपुर स्थित जिला न्यायालय में एडिशनल सेशन कोर्ट में सुनवाई हो रही है। फिर भी आपका जो प्रस्ताव है कि हमारे यहाँ एडिशनल सेशंस खोला जावे और एडिशनल मजिस्ट्रेट का कोर्ट खोला जावे, चूँकि मामला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी के सामने विचाराधीन है, वहाँ से जैसा भी प्रस्ताव प्राप्त होगा उस पर विचार कर आपका यहाँ कोर्ट खोलने की प्रक्रिया को भी अपनाई जाएगी और गंभीरता पर इस पर विचार कर कोई न कोई न्यायोचित निर्णय लिया जाएगा। अगला प्रश्न है भेराराम। पूरक प्रश्न 2। माननीय मंत्री जी। जो प्रश्न संख्या 229। माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा क्रियान्वित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जल ग्रहण विकास घटक योजना के अंतर्गत अनुदान का कोई प्रावधान नहीं है। कृषि विभाग के अधीन पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पर ड्रॉप मोर ड्रॉप के रूप में संचालित है, के तहत विगत 3 वर्षों में जोधपुर जिले में कुल 15,298 आवेदन प्राप्त हुए। उनमें से 12,077 को अनुदान मिला तथा 2,724 आवेदक अनुदान। जो माननीय मंत्री महोदय जी, थोड़े आप ऐसे जोर से पढ़ेंगे या माइक आपके नजदीक होगा तो आवाज आएगी? जी हाँ, लंबित देनदारियों का समावेश वर्ष 2024-25 की कार्य योजना में किया गया है तथा उनके निस्तारण हेतु कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त हो रही इस राशि के अनुरूप बजट आवंटन किया जा रहा है। खंड 4। जी हाँ, वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक कार्य योजना जारी की जा चुकी है, जिसमें जोधपुर जिले को गत वित्तीय वर्ष में 2023-24 के दौरान जारी 10,885 हेक्टेयर की कार्य योजना को बढ़ाते हुए वित्तीय वर्ष 2024-2025 हेतु 16,256 हेक्टेयर के भौतिक लक्ष्यों का आवंटन किया जा चुका है। माननीय सदस्य। जो माननीय अध्यक्ष महोदय, जो है आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उक्त योजना के अंतर्गत जो गत सर्वे के लंबित जो अनुदान है उनकी बकाया भुगतान किसानों को करने का कोई समय पीरियड है या कब तक कर देंगे? नंबर 1। और नंबर 2, ये जो आपने ज़मीन ली है 10,000 आपके 885 हेक्टेयर, आपने इसको बढ़ा के आपने 16,256 की है, इसका क्या क्राइटेरिया है? आप ऐसा ज़मीन को किस आधार पे बढ़ाते हो या किस आधार पे घटाते हो? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राशि बाकी है वो SC ST के लोगों की भी बाकी है, उसको हम बहुत जल्दी भुगतान कर देंगे। माननीय सदस्य, और प्रश्नकाल में सभी सदस्य अपनी अपनी सीट पर बैठें। तो दूसरी सीट पर बैठ के फिर सुनते नहीं है। सभी से मेरा आग्रह है, सभी कम से कम प्रश्नकाल में तो अपनी सीट पर बैठें। चलिए, जो जहाँ बैठे हैं अपनी सीट पर आइए। जो सामान्य
श्रेणी की बाकी है उसको लगभग हम 15 अगस्त तक भुगतान करेंगे, परंतु ये भुगतान नहीं हुआ उसका कारण पूर्ववर्ती सरकार है, क्योंकि उनके किसानों के प्रति हमदर्दी नहीं थी, किसान विरोधी सरकार थी और इसके कारण से भुगतान नहीं किया गया था। माननीय सदस्य ने यही पूछा है कि इसका क्राइटेरिया क्या है, तो डिमांड के आधार पर ये क्राइटेरिया बनता है कि पिछली बार कितने आवेदन आए थे और कितने लोगों को कितना पैसा हमारे पास था, उसी अनुपात के हिसाब से हम अगली डिमांड करते हैं, उसी प्रकार से लक्ष्य तय करते हैं। अगला पूरक। ये जो है जितने भी आवेदन आते हैं उस आवेदनों को बहुत सारे अधिकारी तो बिना देखे ही उसको रिजेक्ट कर देते हैं। इसमें मेरा निवेदन माननीय मंत्री महोदय जी से ये रहेगा कि आप उन अधिकारियों को ये बताइए कि भाई आप इनके आवेदनों को बिना देखे ही ऐसे कुछ चेक को रिजेक्ट कर देते हैं, और एक जो ज़मीन का हेक्टर वाला क्राइटेरिया है ये आप स्पष्ट नहीं कर पाए कि इसका कोई क्राइटेरिया तो है कि किस आधार पर आप इनको या तो घटाते हो या तो किस आधार पर बढ़ाते हो। माननीय मंत्री जी, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जिस प्रकार की डिमांड होती है उसके आधार पर अगले वर्ष में हम टारगेट तक करते हैं। अगला प्रश्न श्री रूपेंद्र सिंह। प्रश्न संख्या 230। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, मुझे पास जवाब आ गया है, आपका आ गया हो तो मैं 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मंत्री जी ने जवाब दिया है 30 से 50 बेड क्षमता का विस्तार हेतु भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण बजट आवंटन नहीं किया गया, लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूँ ये पदमपुर हॉस्पिटल में अभी 150 बाई 225 की जगह खाली पड़ी है, तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि 30 बेड से 50 बेड की क्षमता आप कब तक बढ़ा दोगे, जगह खाली पड़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पदमपुर विधानसभा के अंदर 8 CHC हैं, 12 PHC हैं और 114 SHC हैं, सब सेंटर्स। 8 CHC है जो कि एक बहुत ही भारी मात्रा है। पदमपुर, श्रीकरणपुर, केसी सिंहपुर, गतसिंहपुरा, ये सब आपकी CHCs है। 25/10/2021 को जब आपकी सरकार थी और आदरणीय आपके स्वर्गीय आपके पिताजी MLA थे, वहाँ पर 25/10/21 को 76 लाख और 96,000 का बजट एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल जो है सैंक्शन दिया गया, और जो कार्य था उसकी अवधि थी कि 31 दिसंबर 2024 को कंप्लीट किया जाए। इसके अंदर 30 से 50 जो है बेड्स बढ़ाने थे, और टोटल जो बजट जो है आपके 2021-22 के अंदर आप ही की सरकार ने लगभग 32 करोड़ रुपए आपके हॉस्पिटल्स के अंदर स्वीकृत किए थे, जिसके अंदर केवल 617 लाख रुपए अभी तक खर्च हुए हैं। मैं माननीय सदस्य को, आपके पिताजी, उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, फिर आपको और हम आपको ये जो आपके जो बेड्स जो 30 से 50 बढ़ाए जाने हैं, इसके अंदर मैंने जानकारी ली। मैंने कहा कि क्या 20 बेड बढ़ाने के लिए एक मंजिल विस्तार करके हम कर सकते हैं। उनका बिल्डिंग की जरा कमज़ोर है, मैंने कहा स्टिल्ट के ऊपर लगा के कर सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, वो भी संभव नहीं है, तो वहाँ पर कुछ क्वार्टर्स वगैरह जो कुछ है फालतू में पड़े हुए, उनको डिसमेंटल करके हम आपका 30 से 50 बेड्स का कार्य हम शीघ्र चालू करेंगे और हम इनको कंप्लीट करेंगे। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है सर, मेरी विधानसभा के ब्लॉक करणपुर में टाइफाइड, वायरल और बुखार से काफ़ी बीमारी फैल चुकी है, जिससे 2 व्यक्तियों की मौत भी हो चुकी है। तो वहाँ 10 पद स्वीकृत है और डॉक्टर सिर्फ 3 हैं। यही हाल पदमपुर में। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, ये पद कब तक भर दिए जाएंगे पदमपुर और करणपुर में? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न इन्होंने जो पूछा उसके दायरे में नहीं है, लेकिन आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम जो 50,000 जो हम पद नवंबर तक लेंगे, और एज अ मिनिस्टर मेरा सबसे भारी
इस विभाग के अंदर अगर फोकस रहेगा, वो रहेगा चाहे विपक्ष हो चाहे हमारे एमएलएज हैं, कि मेरा सबसे भारी चैलेंज और मेरी सबसे भारी जो मेरी टास्क रहेगी वो कि राजस्थान के हॉस्पिटल्स के अंदर रिक्त पद नहीं रहे, इसको शीघ्र करेंगे। ये कर्णपुर का बहुत सेंसिटिव मैटर है साहब, जल्दी करवा देना थोड़ा। श्री घनश्याम। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 231। माननीय मंत्री जी, जवाब मेरे पास, जवाब मिल गया? जवाब तो मेरे पास आ गया। चलो राजो, पूरा प्रश्न पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ न तो सर्वे हुआ है न मुआवजा मिला है किसानों को। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, पाला और अधिक वर्षा के कारण जो नुकसान किसानों का कितना जिलेवार हुआ है और उसकी क्या संख्या है और नुकसान का कितना मुआवजा सरकार के द्वारा दिया गया है। एक आपने लिखा है इसमें जवाब में कि एसडीआरएफ के निर्देशों के अंतर्गत राशि कौन से किसानों को प्राप्त करने का हकदार है, तो ये कौन सी क्या मापदंड है, एसडीआरएफ का क्या तात्पर्य है और ये किन किसानों को इसके माध्यम से राशि मिलेगी? ये मेरा मंत्री जी से पूछना। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि एसडीआरएफ के अंदर हमें आपदा प्रबंधन सहायता नागरिक सुरक्षा के ओलावृष्टि के भारत सरकार से अलग से 12 ऐसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं नियम, उसके अनुसार हमें राशि वितरित की जाती है। उसमें आज दिन तक 5 वर्षों में भारत सरकार से 10,314 करोड़ 44 लाख रुपए राज्य सरकार को प्राप्त हुए। 2020, 21, 22, 23, 24 तक तो हमने ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को वितरित की गई कृषि आदान प्रदान राशि जिलेवार आपको सूची दी गई है और फसल खराबा होने पर कृषि आदान अनुदान सहायता राशि का भुगतान भूमि की गुणवत्ता के आधार पर नहीं किया जाता। अधिकृत प्राकृतिक आपदाओं से काश्तकारों द्वारा बोई गई फसलों में गिरदावरी रिपोर्ट 33% जो खराबा होता है उसके आधार पर की जाती है और इससे अधिक अगर फसल खराबा होने पर भारत सरकार द्वारा एसडीआरएफ नॉर्म्स के प्रावधान अनुसार प्रभावित किसानों को कृषि आदान अनुदान का भुगतान किया जाता है। परिशिष्ट ब पर संलग्न है। माननीय सदस्य, मेरा अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है, क्या सरकार इस प्रकार के नुकसान और मुआवजे को बढ़ाने का इरादा रखती है और पाला और जो वर्षा से किसानों को नुकसान होता है, क्या उनके भी कोई मापदंड है, उनको भी नुकसान का मुआवजा दिया जा सकता है, उसके अभी खुलासा करें। जबकि बरसात से और पाले से ओड़े से भी ज़्यादा नुकसान किसानों को होता है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सहायता राशि देने का 6 महीने के अंदर अंदर जो आवेदन प्राप्त होते हैं उसके अनुसार उसको सहायता दी जाती है। 6 महीने के बाद भी विभाग स्तर पर गुणा अवगुण के आधार पर परीक्षण कर उसके आधार पर उसका भुगतान किया जाता है। इनको बढ़ाने का विचार करती है सरकार, जैसे पहले से अब आगे नुकसान का जो भुगतान है उसको बढ़ा सकती है। श्री दीप्ति किरण महेश्वरी, श्री दीप्ति किरण महेश्वरी, श्री शांति धारीवाल। प्रश्न संख्या 233। ये इनका अधिकार, ब्राजो आप नहीं बोलेंगे। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दिनांक 1 जनवरी 2023 कीजिएगा अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जवाब आ चुका जवाब आ गया। अच्छा, माननीय मंत्री जी, ब्राजो आप पूरा प्रश्न पूछो। मेरा पहला प्रश्न ये है कि रंगे हाथ पकड़े गए और जिनका इन्वेस्टिगेशन भी हो गया, वो प्रोसिक्यूशन सेक्शन के लिए केंद्र सरकार के पास कितने प्रकरण भेजे गए? बस पूरी, और कितने प्रकरण तो भेजे गए और कितने पेंडिंग, कितने वहाँ से मंजूरी होकर के आई और कितने पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसी के साथ साथ
केंद्र सरकार के अलावा भी वेस्ट बंगाल में आपने एक प्रकरण भेजा और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में भी आपने 2 प्रकरण भेजे, वो भी आज तक नहीं आए। पहला प्रश्न तो ये है मेरा, इसका जवाब दे दें आप। अरे माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, 31/5/2024 तारीख तक रंगे हाथ जो है वो 182 ऑफिसर्स कर्मचारी का प्रोसिक्यूशन सैंक्शन ओके वो पेंडिंग है, और वो मैंने आपको परिशिष्ट ग के ऊपर जितने भी लोग हैं उनकी पूरे जो नाम है ये परिशिष्ट ग में है। आप बोले तो आपको या तो मैं भेज दूं। है वो परिशिष्ट आ गया। हाँ ठीक है, आप अच्छी तरह से खुद ही 182 के फिगर्स है। मेरा निवेदन ये है कि आप खुद ही अच्छी तरह से देख लेना। मेरा सवाल केंद्रीय सरकार पे था एक बात, और 1 जनवरी 23 से लेकर के और मई 2024 तक का सवाल था। वो केंद्र सरकार को आपने कितने भेजे कितने नहीं भेजे उसका आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आप मुझे लिख के दे देना, लिख के भिजवा देना। मैं दूसरा सवाल ये है कि मैंने जो जिस तरीके से मैंने अभी बताया आपको कि 1 जनवरी 23 से लेकर के और मई 24 तक का जो है आपने जो मैंने जो सवाल पूछा था वो सिर्फ इस पीरियड के लिए पूछा था। आपने जो मुझे दिए कि परिवार कितने आए तो आपने तो बता दिया 2017 का भी बता दिया, 18 का भी बता दिया, 19 का भी बता दिया, 20 का भी बता दिया, और ऐसे करते हुए आपने 10,238 वो मामले बता दिए कि साहब ये प्रोसिक्यूशन ये जो है वो जांच के लिए जो है वो अनुमति मांगी गई इसकी, वो गलत है। एक बात सिर्फ मैंने इतनी सी पीरियड के लिए मांगा था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि साहब इस पीरियड में मुश्किल से ये 123 मामले आए आपके पास 1 जनवरी से लेकर के 1 जनवरी 23 से लेकर के और मई 24 तक 113 मामले आए। 113 मामलों में से 10 में तो आपने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए मना कर दिया, जांच की अनुमति देने से मना कर दिया, और 5 में दे दी। अब रह गए 98। अब ये 98 जो हैं ये कब से पेंडिंग पड़े हुए हैं और किन कारणों से पड़े हुए हैं और किस अधिकारी के पास पड़े हुए हैं। अगर ये 30 दिन से ज्यादा उस अधिकारी ने जो है इनको डिस्पोज ऑफ नहीं किया तो क्या आप उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार को कितने मामले भेजे हुए हैं इसकी मैं डिटेल्स निकाल के आपको भेज दूंगा, और जो दूसरा भी आपने बोला है उसके भी डिटेल्स मैं निकलवा के जो अधिकारियों का क्या उसके अंदर क्या रोल रहा आपको मैं भेज दूंगा। अगला प्रश्न बाबू सिंह राठौर, प्रश्न संख्या 234। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, भेज दूंगा। मंत्री जी जवाब आ गया। मंत्री जी से ये तो उम्मीद रखते हैं, अरे सवाल आ गया, अधिकारी ने सवाल आ गया नियम विरुद्ध 1 महीने से ज्यादा अगर रोका है ना तो उस पर कार्रवाई करेंगे। इतना तो कह सकते। मेरा सवाल आ गया, कुछ कहेंगे? अध्यक्ष महोदय आपने मेरे को पुकार दिया, उसके बाद प्रश्न पुकार लिया। चलिए माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय मेरे पास जवाब आ गया, मैं पूर्व प्रश्न पूछा। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा। अगला प्रश्न पुकार लिया उस समय बताएंगे आप। अरे आप बिरा दो आप राजो। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ, प्रश्न है बताएंगे इनको कि 9 गौशाला के 75 दिन का अनुदान सहायता राशि कब तक देंगे? ये 9 गौशाला का 75 दिन का बकाया अनुदान है। 1 मिनट मंत्री महोदय, इसको कब तक देंगे और क्या इन गौशालों को 12 महीने तक देना चाहते हैं? एक दोनों साथ पूछ दो, एक तो ये हो गया, दोनों साथ। दूसरा गौशालों का गायों का बीमा कब तक करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि 9 गौशालाओं का अनुदान कब तक देंगे। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 22/7/2024 तक 2843 गौशालाओं की 653.65 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा 1987 गौशालाओं की राशि 238.7 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है। वह 210 गौशालाओं का 27.38 करोड़ इनके खाते में राशि भी जारी की जा चुकी है।
इनकी गौशालाओं की भी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई है। शीघ्र ही इनके खाते में वो राशि डालने की कार्रवाई हो जाएगी। दूसरा प्रश्न इनका था कि अनुदान 12 महीने करने का मंशा रखती है, तो माननीय अध्यक्ष महोदय मैं बताना चाहूँगा कि गौशालाओं को अनुदान प्रथम चरण में अलग अलग चरणों में दिया जाता है। प्रथम चरण में अप्रैल, मई, जून, जुलाई को दिया जाता है। बीच में बरसात का मौसम होता है, तो 3 महीने चारे की पर्याप्त व्यवस्था होती है। तो चारे के कारण से हरी घास गायों को पर्याप्त मात्रा में मिलती है, इसलिए 3 महीने का गैप रखते हुए 5 महीने दूसरे चरण में दिया जाता है। तो अभी वर्तमान में 12 महीने का प्रस्ताव कोई विचाराधीन नहीं है। बीमा कब तक करेंगे? बीमा वाली जो बजट घोषणा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, इस पर अभी शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त। नो स्थगन प्रस्ताव की मैंने आपको कहा, मैं व्यवस्था दे रहा हूं, बैठिए आसन पांव पे। माननीय सदस्य, मुझे एक बात बड़ी स्पष्ट करनी है। कुछ व्यवस्थाएं जो मैं दे रहा हूं, मुझे लगता है कुछ सदस्य इसको लाइटली ले रहे हैं और कह रहे हैं इनके तो स्वभाव है, कहते रहते हैं, लेकिन आज सबके सामने कह रहा हूं, यदि मैंने कहा सब लोग आकर के अपनी सीट पे बैठेंगे, कुछ लोग दूसरी सीट पे बैठ करके गप लगा रहे हैं, कोई बीच में खड़ा हो रहा है, कोई व्यवहार बिना अनुमति के बोल रहा है, विपक्ष का नेता बोल रहा है, इनके सदस्य फिर बीच में अड़चन डालते हैं। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँ। सीधा संसदीय मंत्री से कह रहा हूं, जो ये कहना नहीं माने प्रस्ताव लाइए, और जो कुछ कठोर कार्रवाई करनी होगी उस पर भी कहीं मैं संकोच नहीं करूंगा। ये स्पष्ट सबको कह रहा हूं। अनुशासन का पालन करिए, मेरा 269 का पालन करिए। उसके बाद अनुमति जिसको देते हैं बिना अनुमति के खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा कोई अनुमति के बिना खड़ा होगा जब आप लोग बीच में बात करते हैं, भाषण चल रहे होते हैं, कोई कुछ कहता है, मैंने कभी नहीं टोका। लेकिन सदन में अभी आए ही नहीं, आते ही दूसरी सीट पे बैठ जाएंगे, गप लगाएंगे, अनुशासन भंग करेंगे और फिर यहाँ आएंगे जबरदस्ती खड़े हो जाएंगे। एक बार ये मेरा आदत नहीं है, मैं कार्यान्वित करता हूँ, मैं केवल लिहाज रख रहा हूँ और सबको बार बार आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। ये सदन नियमों से चलेगा, परंपराओं से चलेगा, व्यवस्थाओं से चलेगा। कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति होगा, ये भंग करेगा, चाहे कितने पुराना हो, उस पर कहीं भी मैं संकोच नहीं करूंगा। इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि सब लोग इस व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। स्थगन प्रस्ताव की सूचना व्यवस्था, मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री रफीक खां सदस्य की ओर से विधानसभा भवन के नजदीक धरना प्रदर्शन हेतु स्थान उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रोहित बोहरा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र राजाखेड़ा के नगर पालिका क्षेत्र में स्थित राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रामनिवास गावड़िया सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र परबतसर में निर्माणाधीन राजकीय स्टेडियम का कार्य रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री ललित यादव सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मुंडावर में जल जीवन योजना के अंतर्गत साबी नदी से 15 गांवों को जोड़े जाने हेतु बनाई गई योजना का कार्य पूर्ण नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री जयकिशन पटेल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बागीदोरा में अघोषित बिजली कटौती से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में श्री पितराम सिंह काला सदस्य की ओर से मेघवात स्वामियों की ढाणी डीगाल जिला झुंझुनू निवासी प्रधानाध्यापक की करंट से मृत्यु होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री चंद्रभान सिंह चौहान सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निवासियों के बारिश से जर्जर मकानों की मरम्मत हेतु सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री चुन्नीलाल सीएल प्रेमी बहरवा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र केसरा पाटन की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत नहीं करवाए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉक्टर रितु बनावत सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बयाना के पौराणिक महत्व के उषा मंदिर की देखभाल नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री पूसाराम गोदारा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ में बिजली की अघोषित कटौती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रविंद्र सिंह भाटी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र शिव के अधिकांश चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों से आम जन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रूपेंद्र सिंह कुन्नर सदस्य की ओर से श्री गंगानगर जिले में जनता जल योजना के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में
उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। श्री मनोज कुमार सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सादुलपुर में झींगा मछली पालक किसानों के विद्युत कनेक्शन कॉमर्शियल किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री हरिमोहन शर्मा सदस्य की ओर से प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को समय पर वित्त आयोग की राशि नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गणेश राज बंसल सदस्य की ओर से हनुमानगढ़ जिले में हो रहे अवैध नशे के कारोबार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री जीवाराम चौधरी सदस्य की ओर से नगर परिषद सांचौर परिक्षेत्र में विगत 5 वर्ष में जारी किए गए पट्टों की जांच करवाकर कार्रवाई किए जाने के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्यों श्री मनोज कुमार, श्री हरिमोहन शर्मा, श्री गणेश राज बंसल एवं श्री जीवाराम चौधरी को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं श्री छगन सिंह राजपुरोहित सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र आहोर में विपर्जय तूफान से क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण करवाए जाने के संबंध में श्री रुपेंद्र सिंह कुन्नर सदस्य की ओर से प्रदेश में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के संबंध में श्री जसवंत सिंह यादव सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बहरोड की विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु कतिपय स्थानों पर नवीन GSS स्थापित किए जाने के संबंध में श्री गोविंद प्रसाद सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मनोहर थाना में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पुलियाओं की मरम्मत करवाए जाने के संबंध में श्री विकास चौधरी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ में सड़कों के निर्माण एवं नवीनीकरण के संबंध में श्री भेराराम चौधरी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र ओसिया में गायों पर तेजाब डालने वालों पर कार्रवाई के संबंध में श्री कांति प्रसाद सदस्य की ओर से नगर पालिका थाना गाजी के लिए स्वीकृत की गई शहरी जल प्रदाय योजना का कार्य शीघ्र पूर्ण करवाए जाने के संबंध में श्री विनोद कुमार सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र पीली बंगा के कतिपय गांव में सेम की समस्या से किसानों को हो रही परेशानी के संबंध में श्री सुरेश गुर्जर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र खानपुर की तहसील बकानी में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना के संबंध में श्रीमती शोभा चौहान सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सोजत की ग्राम पंचायत रायपुर में ग्राम विकास अधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच करवाकर कार्रवाई किए जाने के संबंध में श्री शंकर सिंह रावत सदस्य की ओर से राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय ब्यावर के जर्जर भवन के स्थान पर नवीन भवन के निर्माण हेतु बजट आवंटन किए जाने के संबंध में डॉक्टर शिखा मील बराला सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र चोमू के गांव सीतारामपुरा में बरसात के दिनों में पानी की निकासी न होने से ग्रामीणों को हो रही परेशानी के संबंध में डॉक्टर रितु बनावत सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बयाना के कस्बे रुद्रावल को नगर पालिका बनाए जाने के संबंध में श्री सोहनलाल नायक सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र रायसिंह नगर के उपखंड विजयनगर में भामाशाह श्री विजयनगर शिक्षा समिति की सहायता से राजकीय महाविद्यालय बनाए जाने के संबंध में श्री प्रताप सिंह सिंघवी सदस्य की ओर से बीसलपुर बांध में डिसल्टिंग गाद की सफाई की आड़ में हो रहे अवैध बजरी खनन एवं निविदा में अनियमितताओं की जांच करवाए जाने के संबंध में माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। आज दिनांक 25/7 को शून्यकाल में बोलने हेतु 57 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्न अनुसार है। श्री गोपाल शर्मा विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के नवीनीकरण निर्माण एवं खस्ता हालत से उत्पन्न समस्या के संबंध में श्री पूसाराम गोदारा विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ सहित चूरू जिले में कई गांवों के रास्ते व राजस्व रिकॉर्ड में कंटाणी दर्ज नहीं होने और कृषि भूमि का विक्रय पत्र उप पंजीयक कार्यालय में प्रस्तुत होने से तुरंत जमाबंदी में खरीदार का नाम अपने आप ही दर्ज होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अरुण चौधरी विधानसभा क्षेत्र पचपत्रा में व्याप्त पानी की समस्या के संबंध में श्रीमती इंदिरा विधानसभा 52 मास की नगर पालिका बोली में सफाई टेंडर में प्रक्रिया में अनियमितता
व वामनवास नगर पालिका के कार्य के संबंध में। श्री मनोज कुमार। प्रश्न है, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि अध्यक्ष जी के जो निर्देश दिए गए हैं, आसन की जो व्यवस्था है उस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अध्यक्ष की ओर से ये व्यवस्था दी गई है कि कोई लिखित भाषण पढ़ना चाहे तो वह नहीं पढ़ सकता, कोई रेफरेंस देना चाहे तो दे सकता है। तो यहाँ जिस प्रकार से लिखित में जो भाषण पढ़े जा रहे हैं माननीय मंत्रियों के द्वारा तैयारी करके नहीं आया जा रहा है, उस विषय में मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ कि इस पर आप व्यवस्था दीजिए। श्री मनोज कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नियम प्रक्रिया 50 के तहत स्थगन पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में झींगा पालन मत्स्य का बहुत बड़ा हब है, बहुत बड़ा स्थान है, जिससे मेरे वहाँ के किसान लगभग 400 से 500 किसानों ने झींगा मच्छी पालन का कार्य कर रखा है। लेकिन झींगा मच्छी के कनेक्शन में एक व्यवसाय के रूप में, उद्योग के रूप में उनका बिल का भुगतान लिया जाता है, जो कि किसान के साथ वो वहन करने में सक्षम नहीं है। वहाँ ज़मीन का पानी खारा है, ना सिंचाई है, और किसान के लिए एक बहुत बड़ा उपयोगी झींगा फार्म का जो संसाधन वहाँ उपयुक्त हुआ है, उसमें अगर सरकार उनको विद्युत कनेक्शन जो दे रही है, वो विद्युत कनेक्शन किसान की श्रेणी में मानते हुए किसान को जिस तरीके से रियायती दर पर कनेक्शन दिए जाते हैं, जो बिल दिया जाता है, उस आधार पर झींगा पालन के किसानों को कनेक्शन दिया जाए, जिससे मेरे वहाँ किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा और ज़्यादा की ज़्यादा संख्या में किसान इस झींगा मच्छी पालन को बहुत बड़े स्तर पर ले जाएंगे। मेरे वहाँ क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में खारा पानी है, जमीन का और मच्छी पालन का बहुत बड़ा स्थान बन गया है। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर गंभीरता से विचार करें और इनको कृषि कनेक्शन की तरह कनेक्शन दें, जिससे मेरा ये व्यवसाय फलीभूत हो, किसान लाभान्वित हो। धन्यवाद अध्यक्ष जी। श्री हरिमोहन शर्मा। सबसे पहले तो मैं बहुत आभार व्यक्त करूं मान्यवर आपका कि मुझे स्थगन प्रस्ताव पर अपने विचार रखने का अवसर दिया। मान्यवर, पंचायती राज की जो स्थापना हुई और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो नागौर में इसकी शुरुआत की, क्या हुआ सर, और 72वां और 73वां जो संविधान संशोधन हुआ, उसमें जो अधिकार जनप्रतिनिधियों को दिए गए, उसके बाद राजस्थान में वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं की क्या दुर्दशा है, उसके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं सर। पंचायत समितियों और जिला परिषद की जो सभाएं और जो मीटिंग होना चाहिए और जिसके लिए समय तय किया गया है, 75% जिला परिषद और पंचायत समितियां, 75% जिला परिषद और पंचायत समितियां निर्धारित समय पे ही नहीं, 7-7, 8-8 महीने तक भी वो मीटिंगें नहीं करती। और इसके साथ ही जो जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं उनको सम्मान नहीं मिलता, सरपंचों की अधिकारियों के द्वारा दुर्दशा की जाती। और इसके साथ एक नई परंपरा और चालू हो गई सर कि जिला परिषद के अधिकारी, पंचायत समिति के विकास अधिकारी आपस में ऐसा गठबंधन करते हैं कि पंचायतों में विकास के काम जिला परिषद से जो दिए जाते हैं और पंचायत समितियों से दिए जाते हैं, उनसे उन सरपंचों से 10% राशि लेकर के और वो विकास के काम की स्वीकृति करते हैं। 10% तो ले लेती है जिला परिषद और पंचायत समिति, 10% ले लेते हैं वहां के स्थानीय अधिकारी, 10% बच जाता है सरपंच के पास और 10% हो जाता है व्यवस्था में खर्च। जितना पैसा स्वीकृत होता है उससे 50% भी काम पंचायतों में नहीं हो पा रहा है। ये हालात खराब हो रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी प्रकार आप जो अनुदान देना था, जो केंद्र सरकार को, जिला परिषद को और पंचायत समिति को जो अनुदान देना था, वो अनुदान केंद्र सरकार ने नहीं दिया। वित्त आयोग
23-24 की द्वितीय किस्त की राशि 872.6 करोड़। इसी प्रकार चालू वित्त वर्ष की राशि लगभग 2000 करोड़ और इस प्रकार कुल राशि 2872 करोड़ का अनुदान बाकी है, जिसे जल्द जारी किया जाना चाहिए। महानरेगा सामग्री बकाया भुगतान वित्तीय 2022-23 द्वितीय वर्ष 23-24 का लगभग 7000 करोड़ रुपया बकाया है, जो पंचायतों के पास वो अनुदान नहीं पहुंचने से पंचायतों के विकास काम ठप हो गए। और मैं निवेदन करूं सर, इसके पीछे जो हालात हैं वो पंचायती राज जो मंत्री है हमारे, इन पंचायती राज मंत्री और जो दूसरे पंचायती राज मंत्री किरोड़ी लाल जी, उनके बीच के विवाद के कारण, उनके इस प्रकार की व्यवस्था के कारण आज ये हालात बिगड़ रहे हैं पंचायती राज संस्थाओं के। और आश्चर्य की बात है कि जो किरोड़ी लाल जी जैसे मंत्री, उनको अपना प्रार्थना पत्र लेकर इस सरकार के अधिकारियों के पास जाकर के निवेदन करना पड़ता है। तो मैं माननीय सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं और मैं पूछना चाहता हूं कि उन मंत्री महोदय को जो राजस्थान सरकार कुछ अधिकारियों के पास जाकर के प्रार्थना पत्र लेके जाए, इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। चलिए, श्री जीवाराम चौधरी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन, मेरे विधानसभा क्षेत्र सांचौर में सरकारी जमीनें और जो आरक्षित जमीनें सरकार के लिए भिन्न भिन्न विभाग के लिए जो आवंटित की हुई थी, उसमें पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इतना फर्जीवाड़ा किया है, इतना फर्जीवाड़ा किया जिसकी कोई सीमा नहीं। मैं उसका कुछ उल्लेख आपके सामने करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी भी यहाँ विराजमान है। उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं सरकार का ध्यान लाना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र सांचौर के जिला सांचौर के शहर सांचौर में पिछली कांग्रेस सरकार के समय दिनांक 2019 से 23 तक निम्नलिखित स्थानों पर करोड़ों रुपयों की जमीन फर्जी पट्टे बनाकर लोगों को बेच दिए। काजी हाउस बीटाणी रोड सांचौर, सिंचाई विभाग नर्मदा परियोजना की जमीन जो कि पीएचडी कार्यालय के पास नेशनल हाईवे के पास है, हवाई पट्टी की जमीन जो कॉलेज और स्टेडियम के लिए आरक्षित थी, उसमें से भी निजी लोगों को पट्टे दे दिए। नेशनल हाईवे के पास माकुबरा चेक पोस्ट के पास सार्वजनिक निर्माण विभाग और एनआईसी की जमीन के पट्टे भी दे दिए। शहर में मात्र एक मनोरंजन सिनेमा घर की जमीन जिसमें थिएटर बना हुआ था, कई सालों तक उसमें थिएटर संचालित भी था, उसको भी तोड़कर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए पट्टे बनाकर कॉम्प्लेक्स और शोरूम में बना दी। खतरा नंबर 1425 सुभाष नगर सांचौर। नेशनल हाईवे बिजली विभाग के सामने पीएचडी का चालू बोर था, उस जमीन पर भी पट्टे बनाकर बेच दिए। बी ढाणी रोड पर श्री हेमाराम जी बिश्नोई के ढाणी के पास गोचर भूमि और तालाब था, उसको भी पास के खतरे नंबर से पूरी जमीन के पट्टे बनाकर बेच दी। डाउडा नाड़ी के नाम से सालों पुराना तालाब की लगभग 28-30 बीघा जमीन, जिसमें वर्तमान में शहर का सारा सीवरेज का गंदा पानी उस तालाब में जा रहा है, उस पर भी लोगों को पट्टे दे दिए। उपरोक्त उल्लेख की हुई सारी जमीन के पट्टे निरस्त किए जाए और वापस कब्जा लेकर जनहित में नियमानुसार कार्रवाई करवाकर जो फर्जीवाड़ा किया है उन लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करके आम जनता को राहत प्रदान करें। मेरा मंत्री जी से अगेन पुनः निवेदन है, हमारे नगर पालिका में जितना फर्जीवाड़ा हुआ शायद जोधपुर संभाग में कोई नगर पालिका में इतना फर्जीवाड़ा नहीं हुआ होगा, इसलिए उनकी जांच करवा करके नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। 295 श्री छगन सिंह राजपुरोहित। आप थे नहीं, आपका नाम पुकार लिया। महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नाम पुकारा था। गणेश राज बंसल 3 बार कहा है, रिकॉर्ड देख लो, रिकॉर्ड देख लिया। सुनने में नहीं आते हैं, प्रेजेंट रहो अपना माइंड। माननीय अध्यक्ष महोदय। नो नो नो, हाँ बोले आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिपरजॉय तूफान एवं आपदा से विधानसभा क्षेत्र 3 बार रिकॉर्ड में नाम है, उसके बाद नहीं सुना तो उसके मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अरे बैठिए बैठिए, नो बैठिए, नो अरे बैठिए, आप तो बोलो। पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण करवाने को लेकर विधानसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अंतर्गत सूचना
अध्यक्ष महोदय, उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र आहोर में गत वर्ष 2023 में भयंकर प्राकृतिक आपदा बिपरजॉय की वजह से विधानसभा क्षेत्र की कई सड़कें पूर्ण क्षतिग्रस्त होने से निम्न सड़कों पर राहगीरों एवं वाहनों के आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। साथ ही इन खराब सड़कों के पर दुर्घटना होने से जनहानि भी हो रही है। इसलिए श्रीमान से निवेदन है कि इसी वर्ष निम्न सड़कों का नवीनीकरण करवाना अति आवश्यक है, जो इस प्रकार है। पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त सड़कों के नाम: ग्राम ऊन से भैंसवाड़ा तक 3 किलोमीटर, ग्राम सुगालिया बालोतान सेदरिया पावटा से रसियावास प्याऊ तक 6 किलोमीटर, ग्राम रोडला भूती कवला तक 11 किलोमीटर, ग्राम कवराड़ा नारावणा पादली से तगतगिर की ओर 15 किलोमीटर, ग्राम आउर से सनवाड़ा से चरली तक 4 किलोमीटर, ग्राम छिपरवाड़ा से मेड़ा उपरला भेटाला दीगांव डूडसी प्याऊ तक 28 किलोमीटर, NS 325 से बेदाना कला तक, NS 325 से बेदाना खूट तक, ग्राम डोडियाली से आलावा सी तक, ग्राम नीमला से किशनगढ़ मुलेवा तक 7 किलोमीटर, ग्राम चुंडा से किशनगढ़ तक 6 किलोमीटर, ग्राम चांद्रई से पांचोटा तरवाड़ा तक 6 किलोमीटर, ग्राम चांडन से MDR सड़क तक 2 किलोमीटर, ग्राम देवावास ओडवाड़ा राइथल 10 किलोमीटर, ग्राम पावटा से तगतगढ़ तक 8 किलोमीटर। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त विषय को गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लेकर जनहित में उक्त सड़कों का नवीनीकरण करवाया जाए। धन्यवाद। श्री रूपेंद्र सिंह कुन्नर। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रक्रिया एवं संचालन के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि प्रदेश द्वारा करवाई जा रही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हाल में ही RGS की परीक्षा आयोजित की गई, जिसके संबंध में मुझे ज्ञापन प्राप्त हुआ तथा विभिन्न समाचार पत्रों से एवं सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है उक्त परीक्षा में सिख समाज के कई परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने से वंचित रखा गया, क्योंकि उनके द्वारा सिख समाज का धार्मिक पहनावा धारण किया हुआ था। ऐसी घटना दिनांक 23/6/2024 को PLV मेमोरियल कॉलेज शिकारगढ़ जोधपुर में हुई। इस प्रकार के बहुत से प्रकरण प्रदेश के विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में हो रहे हैं। सिख समाज के पहनावे से संबंध में संविधान में भी स्पष्ट रूप से स्थिति को स्पष्ट किया गया है और लिखा गया है। माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र में भी इस संबंध में बहुत गंभीरता से लिया गया है, जिसके संबंध में दस्तावेज संलग्न है। यह घटना केवल सिख समाज की ही नहीं, जिन महिलाओं द्वारा मंगलसूत्र धारण किया जाना है या जिन महिलाओं के द्वारा शादी होने पर धार्मिक रिवाज अनुसार चूड़ा धारण किया जाता है, माननीय सदस्य उन सभी खड़े होकर नहीं बात करेंगे, उन सभी आगे बैठो। परीक्षार्थियों को इस संबंध में इस समस्या का सामना करना पड़ता है तथा उनकी भावना को आहत पहुंचती है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है सरकार को इस मुद्दे को संज्ञान में लें और समस्या का समाधान करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। डॉक्टर जसवंत सिंह यादव। डॉक्टर जसवंत सिंह यादव। श्री गोविंद प्रसाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना में अधिक बारिश के कारण अत्यधिक पुलियाएँ पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसके कारण आने जाने वाले राहगीरों को भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा PMGSY में बनी रपटों के कारण भी बरसात के दिनों में पानी का आने जाने का कारण कई घंटों तक जाम लग जाता है। इनकी ऊंचाई नहीं बढ़ाई गई तो बरसात के समय आने जाने वाले राहगीरों का रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा, जिसके कारण क्षेत्र की समस्त जनता को शहरों तक जाना मुश्किल बाधित हो जाएगा, जिससे कारण बहुत सारी जगह पर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को विद्यालय में समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, जिनके उनकी पढ़ाई भी बाधित हो जाएगी। और यदि कोई भी व्यक्ति बीमार होने पर उसको अस्पताल तक ले जाने
पर रास्ते में पुलियाओं के अभाव के कारण कैसे पहुंच पाएंगे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसी कई समस्याएं का सामना करना पड़ता है। मैं इस ओर विशेष ध्यान देकर क्षतिग्रस्त पुलियाओं की मरम्मत एवं ऊंचाई बढ़ाई जाए, जिसके बरसात के समय मार्ग अवरुद्ध न हो और आमजन को राहत मिल सके। मरम्मत वाली पुलियाएं निम्न प्रकार से हैं: इस्लामपुरा से बोरबंद रोड के मध्य, गुराड़ी चौराहे से बामला बे रोड के मध्य, उमरिया से राकड़ा रोड के मध्य, सल्डा से मानपुरा रोड के मध्य, रामपुरा से अकेपुर रोड के मध्य, टांडी सोनपुरा से राता देवी रोड के मध्य। ऊंचाई वाली पुलियाएं निम्न प्रकार से हैं: घाटोली से केल खोईरा रोड के मध्य, NH 52 से गेवखड़ी रोड के मध्य, सल्डा से मानपुरा रोड के मध्य, हरनावदा मनोर थाना मार्ग से देवरी जागीर के मध्य उच्च स्तरीय पुल का निर्माण, असनावर से राता देवी रोड के मध्य, मनोर थाना से टोडरी जगन्नाथ रोड के मध्य, आदर्श विद्या मंदिर मनोर थाना से महाविद्यालय मनोर थाना के मध्य। धन्यवाद सर। श्री विकास चौधरी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 मान्य बैठिए। सभी से आग्रह है कि मंत्रियों से उनके कार्यालय में 1 से 2 के बीच में अन्य पर जाकर के मिलें। महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार हर वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों एवं पुलियाओं के लिए बजट में प्रावधान कर सड़कों का निर्माण करवाती है, लेकिन सड़कें 1 वर्ष में क्षतिग्रस्त हो जाती है क्योंकि उच्च गुणवत्ता की सड़कों का निर्माण नहीं किया जाता है। उल्लेखनीय यह है कि विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ में सड़कों का नवीनीकरण व डामरीकरण करवाया जाना जनहित में नितांत आवश्यक है, जो निम्नलिखित है: बुआरू हरमाड़ा भोजियावाद से मार्बल एरिया पर्यावरण रोड तक चौड़ाईकरण, बडगांव डींडवाड़ा खंडास टीरी भोगादी होते हुए सिरोंज तक चौड़ाईकरण, जोगियों के नाडे से बन्ना देवपुरी दादिया होते हुए छोटा लांबा तक चौड़ाईकरण, डसूक झिरोता जोरावरपुरा तक डामरीकरण। साथ ही अभी भी कई ग्राम पंचायत दूसरी ग्राम पंचायतों तक आज तक भी सड़कें नहीं बनी। बुहारू से तिलोनिया तक नवीन सड़क निर्माण कार्य, नलू से तिलोनिया तक नवीन सड़क निर्माण कार्य, सांदोलिया से आकोरिया तक नवीन सड़क निर्माण कार्य, देवपुरी से काडा तक नवीन सड़क निर्माण कार्य कर क्षेत्रवासियों को राहत पहुंचाए। आज मंत्री जी भी बैठे हैं, मुझे उम्मीद है किशनगढ़ के जनता को राहत देंगे। धन्यवाद। श्री भीराराम चौधरी। और जो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अपने प्रक्रिया कार्य संचालन के नियम 295 के तहत मुझे बोलने के लिए ये मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं महोदय जी राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के संबंधित नियम 295 के तहत विषय उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा जो क्षेत्र ओसिया के अंतर्गत जैसे ग्राम पंचायत नेवरा एवं अन्य ग्राम पंचायतों सहित अन्य जगहों पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जो है गौमाता गायों पर एसिड व तेजाब डालने की घटना घटित हुई है, जिससे गायों की जो है मौत भी हुई है। असामाजिक तत्वों द्वारा इस प्रकार से ओछी एवं कायराना हरकत से ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। हमारी सनातन संस्कृति में गायों को गौमाता के रूप में माना जाता है। इस प्रकार की घटित घटना से जन भावना के साथ में खिलवाड़ हुई है। मेरा सदन से इस प्रस्ताव के माध्यम से और जो राज्य सरकार व गृह मंत्री जी से निवेदन है कि ओसिया क्षेत्र में जो गायों पर एसिड व तेजाब डालने की जो घटना हुई है उनके खिलाफ में कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। श्री कांति प्रसाद। श्री कांति प्रसाद। श्री विनोद कुमार। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि विधानसभा पीढ़ीबंगा के गांव बड़ोपल, मानकथेड़ी, जाखड़ावाड़ी, भैरूश्री व मोदूनगर में सेम की वर्षों पुरानी समस्या है, जिस वजह से उक्त क्षेत्र के किसानों को उनके उपज खेत में उपज ना के बराबर होने के कारण जीविकोपार्जन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महोदय, सिंचित क्षेत्र होने के बावजूद किसानों को माली हालत खस्ता है तथा क्षेत्र में निर्मित सिंचाई व्यवस्था की हालत जर्जर है। अतः अध्यक्ष महोदय,
इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण किसानों के मुद्दे पर मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग कर निवेदन करना चाहूँगा कि उपरोक्त क्षेत्र के सेमग्रस्त किसानों की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। एवं अध्यक्ष महोदय, जब तक समस्या का स्थायी समाधान न हो तब तक किसानों को विशेष सहायता स्वीकृत की जाए। इसके साथ ही महोदय, सिंचाई खाड़ों का पुनर्निर्माण करवाया जाए व सेम क्षेत्र में लगे हुए पंपों पर सोलर पैनल अनुदान पर लगाया जाए ताकि किसानों को बिजली के भारी भरकम बिलों से मुक्ति मिले। धन्यवाद। श्री सुरेश गुर्जर। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र खानपुर की जनता से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विधानसभा क्षेत्र खानपुर के तहसील बकानी में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है। बकानी ब्लॉक में 28 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं जिसमें लगभग 1900 छात्र और छात्राएं अध्ययनरत है। यदि समीपवर्ती भालता एवं रायपुर को सम्मिलित कर लिया जाए तो विद्यार्थियों की संख्या 3000 से अधिक हो जाती है। बकानी की जिला मुख्यालय से दूरी 40 किलोमीटर से अधिक है। महाविद्यालय के अभाव में छात्र और छात्राओं को या तो दूर रोज जाने की विवश होना पड़ता है या फिर पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। स्वामी रामेश्वरम आश्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुरुकुल परिसर में विद्यालय हेतु पर्याप्त भवन एवं जमीन उपलब्ध है। यहाँ पर अविलंब महाविद्यालय संचालित किया जा सकता है जिससे राज्य सरकार की भूमि के चयन और भवन निर्माण में लगने वाले समय और धन की भी बचत हो जाएगी और हजारों छात्र और छात्राओं को इसी वर्ष महाविद्यालय की सौगात मिल सकती है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि हजारों छात्र और छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बकानी में गुरुकुल में अविलंब महाविद्यालय खोला जाए और वहाँ के छात्र और छात्राओं को राहत प्रदान की जाए। धन्यवाद। श्री शंकर सिंह रावत। श्री शंकर सिंह रावत। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख अमृतकोर अस्पताल की बिल्डिंग जर्जर अवस्था में होने के कारण माननीय महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र ब्यावर में राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय जो कि पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा जिलों में सबसे बड़ा अस्पताल, पुराना अस्पताल है, इस जिला चिकित्सालय का भवन काफ़ी वर्षों पूर्व बने होने के कारण पूरी तरह से बिल्डिंग जर्जर अवस्था में हो गई है। कहीं से छत टूट रही है, कहीं से इस बिल्डिंग का विभागीय अधिकारियों ने पिछले कार्यकाल में इस भवन को कंडम घोषित कर इसे गिराकर नया भवन बनाने का तखमीना भी सरकार के पास में भिजवा दिया गया था। अमृतकोर अस्पताल की जर्जर स्थिति को देखते हुए पूर्व की सरकार ने राजस्थान विधानसभा में बजट में भी नवीन भवन बनाने की घोषणा भी कर रखी है। साथ में ये बिल्डिंग अंग्रेज़ों के समय से बनी हुई नई पुरानी बिल्डिंग है और इसका साथ का बना हुआ ब्यावर का डाक बंगला जो पूर्व में भी दिन में रात के समय में झरझर होकर के धरा के गिर गया था और उसके अंदर रात में गिरने की वजह से कोई अगर अधिकारी दबा नहीं तो कोई जनहानि हो सकती थी। ये बिल्डिंग भी ये उसी के साथ में बनी हुई बिल्डिंग है। मेरी प्रार्थना है इस बिल्डिंग को पहले भी कंडम घोषित हो रखी है, इसको नई बिल्डिंग बनाई जाए। अतः आपसे निवेदन है राजकोट अमृतकोर चिकित्सालय की जर्जर बिल्डिंग को नया भवन बनाने के लिए 80 करोड़ का बजट पास कराकर इसी सत्र में इसको नया बनाने की कृपा करें। धन्यवाद। श्रीमती शोभा चौहान। श्रीमती शोभा चौहान। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से प्रक्रिया कायम नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के सदन में मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय जी, मेरी विधानसभा क्षेत्र सोजित में ग्राम पंचायत रायपुर में वर्तमान पदस्थापित ग्राम विकास अधिकारी पिछले 6 वर्षों से रायपुर पंचायत समिति में लगभग 15 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत है। पाली जिले में रायपुर पंचायत समिति में आने से पूर्व यह कार्मिक भीलवाड़ा जिले की हुडा ग्राम पंचायत में कार्यरत रहते हुए लाखों रुपए का घोटाला किया है। रायपुर पंचायत समिति की विभिन्न पंचायतें पचानपुरा, प्रतापगढ़, झूठा, पिपलिया, रायपुर में कार्यरत रहते हुए इस कार्मिक ने नरेगा का निर्माण कार्य पट्टा बुक में फर्जीवाड़े कर
लाखों रुपए की राशि भ्रष्टाचार किया। वर्ष 2017 और 18 में रायपुर पंचायत समिति द्वारा रायपुर ग्राम पंचायत को जारी किए गए विभिन्न विकास कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी हो जाने के बाद भी आज दिनांत तक इसी ग्राम विकास अधिकारी ने कार्य प्रारंभ नहीं कराया है। विकास कार्य नहीं होने से समुचित का दंश ग्रामीण जन भुगत रहे हैं। इस कार्मिक पर भ्रष्टाचार के अनेक आरोपों के कारण अलग अलग मामलों में कई बार पंचायत समिति रायपुर, जिला परिषद पाली, राज्य सरकार द्वारा चार्जशीट और स्थानांतरण, एपीओ निलंबन जैसी कार्रवाई की गई, लेकिन हर बार यह कार्मिक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा झूठी दलीलें पेश कर प्रत्येक कार्रवाई पर स्थगन आदेश लाकर पुनः वहीं पदस्थापित हो जाता है। इसके खिलाफ प्रस्तावित विभागीय जांच को रोकने के लिए यह कार्मिक स्टे ले आता है। दिनांक 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2024 तक समयावधि में पंचायत समिति रायपुर द्वारा ग्राम पंचायत रायपुर में कुल 37 पट्टे बुकें जारी की गई। पंचायती राज नियमानुसार कार्य समाप्ति पश्चात पट्टा बुक की तृतीय प्रति पंचायत समिति कार्यालय में जमा कराई जानी आवश्यक होती है, लेकिन आज दिनांत तक इस कार्मिक द्वारा जमा नहीं कराई गई। महोदय जी, मेरी आपके माध्यम से सरकार से ये मांग है कि रायपुर ग्राम पंचायत में वर्तमान में पदस्थापित ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा किए गए समस्त भ्रष्ट कार्य, पट्टा बुक, केस बुक, निर्माण कार्यों की जांच कर आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी से जांच कराई जाए। विभागीय कार्रवाई करते हुए इसे प्रकाश का क्षेत्र की समस्त जनता को राहत प्रदान की जाए। धन्यवाद। श्री डॉक्टर शिखा मील बराला। सदन को नमस्कार। अध्यक्ष महोदय, आपका आभार कि राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव रखने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि विधानसभा क्षेत्र चौमू के गांव सीतारामपुरा में पिछले 10-15 सालों से बरसात के दिनों में गांव के मुख्य चौक में पानी भरने से लोगों को महीनों तक परेशान होना पड़ता है। बरसात आते ही ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। पहली बारिश में ही ग्राम सीतारामपुरा में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। चारों दिशाओं से यह ग्राम निचले स्तर पर है। एक बारिश से ही गाँव के लोगों का बाहर आने जाने का, अन्य गाँवों से संपर्क का एकमात्र रास्ता 10-15 दिन के लिए बिल्कुल बंद हो जाता है। हालात इतने खराब हैं कि पानी 2 फुट से ज़्यादा भरने से घरों तक में चला जाता है। उक्त समस्या के कारण लोगों के घरों में 2-3 दिन तक चूल्हा चौका चलना भी दूभर हो जाता है। जहां एक तरफ संपूर्ण देश में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, वहीं गांव सीतारामपुरा में स्वच्छ भारत अभियान की खिल्ली उड़ाई जा रही है। इसी महीने की घटना है कि इतना ज़्यादा पानी एकत्रित होने की वजह से एक छोटे बच्चे की जान जाते जाते बची। अगर ऐसे में किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए तो उसके दाह संस्कार के लिए मोक्ष धाम भी नहीं जाया जा सकता। उक्त संदर्भ में बार बार शिकायत करने के उपरांत भी प्रशासन द्वारा स्थायी समाधान का प्रयास नहीं किया जाता। अतः इस सदन के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग को इस विषय पर संज्ञान लेते हुए बड़ी पाइपलाइन डालकर इस पानी की ड्रेनेज की पास की नदी में प्रस्तावित करें। धन्यवाद। जय हिंद। यहाँ भी चर्चा में श्री डॉक्टर रितु बनावत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विधानसभा क्षेत्र बयाना रूपबास के कस्बे रुदावल की संवर्ती ग्राम पंचायत खेड़ा ठाकुर व माड़ापुरा को मिलाकर नगर पालिका का दर्जा दिए जाने को लेकर प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूँ। ग्राम पंचायत रुदावल विभिन्न सामाजिक व्यापारिक संगठनों द्वारा लंबे समय से की जा रही मांग के बाद ग्राम पंचायत, जिला कलेक्टर और स्वायत्त शासन विभाग के बीच कई बार पत्र व्यवहार भी हो चुका है, लेकिन आज दिन तक रुदावल को नगर पालिका का दर्जा नहीं दिया जा सका है। रुदावल कस्बे में तहसील कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पुलिस थाना, राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं, विभिन्न गैर सरकारी संस्थान, पूर्वी राजस्थान का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हनुमान मंदिर होने से दूर दराज के इलाकों से लगातार श्रद्धालु आते हैं। पिंक स्टोन का उत्खनन क्षेत्र बंसी पहाड़पुर का रास्ता रुदावल से होकर जाने की वजह से यह कस्बा आबादी विकास की दृष्टि से लगातार विकास हो रहा है। रुदावल कस्बा स्टेट हाईवे पर स्थित होने के कारण यातायात की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। रुदावल कस्बा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर नगर पालिका का गठन के सभी निर्धारित मापदंडों को पूरा करता है। ऐसे में मैं उम्मीद करती हूँ कि राज्य सरकार
इस मांग को अतिशीघ्र पूरा करके विधानसभा क्षेत्र के लोगों की विकास की उम्मीदों को पूर्ण करेगी। धन्यवाद। श्री सोहनलाल नायक। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा के नियम 295 के तहत उल्लेख प्रस्ताव में आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र रायसेन के ब्लॉक विजयनगर में उच्च शिक्षा की नितांत आवश्यकता है। यहाँ राजकीय उच्च शिक्षा हेतु राजकीय महाविद्यालय न होने से अनुसूचित जाति की बालिकाओं को उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ता है। उक्त क्षेत्र के भामाशाह 10 बीघा ज़मीन पर राज्य के मापदंडों के आधार पर भवन निर्माण कर देने को तैयार हैं। यह भामाशाह श्री विजयनगर शिक्षा समिति है। अतः आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि इस शिक्षा समिति से एमओयू कर राजकीय महाविद्यालय बनाने हेतु राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ताकि क्षेत्र को उच्च शिक्षा का लाभ मिल सके। धन्यवाद। श्री प्रताप सिंह सिंघवी। अध्यक्ष महोदय, टोंक जिले में स्थित बीसलपुर बांध से प्रदेश के जयपुर, अजमेर, केकड़ी, भीलवाड़ा एवं टोंक सहित कई जिलों में पेयजल सप्लाई होती है। इसकी डिसिल्टिंग घात की सफाई का कार्य जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आने वाले ERCP द्वारा नियमों की अवहेलना कर दिनांक 21/11/22 को जारी कर 20 वर्ष के लिए NG गड़िया फर्म को कार्य दिया गया है। अवैध बजरी निकालने एवं बेचने का कार्य NG गड़िया फर्म द्वारा राजस्थान के सबसे भ्रष्ट ठेकेदार फर्म गैलेक्सी इंफ्रा के सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें पूर्ण रूप से स्वच्छ बजरी को निकाला जा रहा है। NG गड़िया फर्म जो कि इस टेंडर प्रक्रिया में रिजेक्ट हो गई थी, परंतु पुरानी सरकार के समय अपने राजनीतिक प्रभाव एवं भ्रष्ट अफसरों की साठगांठ के चलते नियमों के विपरीत यह ठेका इसी फर्म को दिया गया। माननीय NGT भोपाल द्वारा दिनेश बोथरा बनाम केंद्र सरकार एवं अन्य पारित निर्णय दिनांक 24/11/23 से उक्त जारी बीसलपुर डिसिल्टिंग परियोजना पर पाबंदी लगाते हुए भ्रष्ट फर्म NG गड़िया को बीसलपुर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गतिविधि करने पर रोक लगाई गई, परंतु तत्पश्चात भी फर्म NG गड़िया द्वारा अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है। मशीनों द्वारा बांध के तल से बजरी को खींचने से बांध के पानी में रहने वाले जीव जंतु भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसी क्रम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर ने क्रिमिनल मिसलिनियस बेल एप्लीकेशन नंबर 2910/2024 में माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए CBI को निर्देशित किया कि बजरी माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उक्त फर्म के टेंडर को निरस्त किया जाए एवं फर्म द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, सरकारी राजस्व को हानि व चोरी पहुंचाने के लिए इस फर्म पर पेनल्टी लगाकर वसूली की जाए। मेरा आपसे निवेदन, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि अवैध बजरी खनन एवं निविदा में किए गए भ्रष्टाचार की ACB से निष्पक्ष जांच कराने व दोषी फर्म के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के निर्देश प्रदान करावें। बहुत बहुत धन्यवाद। जसवंत सिंह यादव। माननीय अध्यक्ष जी, कांति प्रसाद भी आ गया क्या? राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अंतर्गत महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र बहरोड में बिजली की खपत बहुत ज़्यादा है तथा 33/11 GSS ओवरलोड है। वह ओवरलोड होने के कारण विद्युत सप्लाई बाधित होती है, अर्थात विद्युत वितरण सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को अध्ययन में एवं किसानों को सिंचाई में अनेक परेशानियों का सामना करना
पड़ रहा है तथा ओवरलोड होने के कारण बार बार ट्रिपिंग होती रहती है तथा विद्युत सप्लाई की लाइन पुरानी होने के कारण लाइन टूट जाती है व बार बार फॉल्ट होती रहती है। इसलिए विद्युत सप्लाई सुचारू रूप से हो सके इसके लिए इन गांवों के अंदर 1 कारोड़ा, 2 गुजरवास, 3 गादोस, 4 उटोली, 5 अंतपुरा, 6 जटगावड़ा, 7 खोरबसई, 8 बसई, 9 ढूंढारिया, 10 दोसौत, 11 तलवाड़ा, 12 रोडवाल, 13 माजरा, 14 खुंदरोट, 15 राजपुरा, 16 काठुवास, 17 डाबड़वास, 18 किगलाना, 19 नंगली बलियार, 20 सातो, 21 नांगल खोड़िया, 22 भीटेड़ा, 23 माचल में नए 33/11 GSS स्थापना कराया जाए। धन्यवाद। पर्ची श्री गोपाल लाल शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत आभार। मेरे विधानसभा क्षेत्र की लाइफलाइन कहने वाली जो ग्रामीण सड़कों का जो खस्ता हाल है, मैं आपसे माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो रोड खराब है, बिल्कुल चलने जैसी स्थिति में नहीं है, उनका नवीनीकरण और जहां रोड नहीं बने वहाँ नए रोड की निर्माण की आवश्यकता है, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक ककोड़ा घाटी से नंदराई या गाचोला का रोड जो स्वीकृत हुए 2 साल हो गए हैं, 2 साल से ठेका भी हो चुका, पर वो ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। और जावल चौराहे से वाया काकोड़ा घाटी थलकला काचोला तक 25 किलोमीटर सड़क, नंदराय से वाया काकोड़ा घाटी से गौली तक 16 किलोमीटर, बिजोलिया से सकरगढ़ जो रोड है जो बूंदी होके जाना पड़ता, अगर ये रोड बन जाता है तो 50 किलोमीटर का चक्कर खा के आते हैं, जो सीधा रोड हो जाएगा। पूरे क्षेत्र मेरे खिराड़ के क्षेत्र में जो ये रोड है बन जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बिजोलिया से सकरगढ़ तक 35 किलोमीटर का जो रोड है, जोरगा खेड़ा वाया देवली खेड़ा किशनगढ़ तक 4 किलोमीटर, सातुर की झोंपड़ा से गंदरी तक 2 किलोमीटर, गुजरखेड़ा से वाया बागला की झोंपड़ा तक 4 किलोमीटर, बेरखेड़ा से बागला की झोंपड़ा तक 2-2.5 किलोमीटर, पंडेरी से वाया गंदेरी बड़ा खेड़ा तक 3 किलोमीटर, मनकड़ी से बंजारू का झोंपड़ा 2 किलोमीटर, जावल से मल्टा की झोंपड़ा 4 किलोमीटर, मोहनपुरा से देवतलाई डाला की नीमड़ी बिगोद बनेड़ा मुख्य सड़क तक 4 किलोमीटर, खेरपुरा चौराहे कोटा बिलवाड़ा रोड से बोरी माता मंदिर तक 3 किलोमीटर, अम्मा से कालियास तक 4 किलोमीटर, सुटेबा से सिंहपुरा वाया कड़ाकड़ा 4 किलोमीटर, देवली से बड़ा खेड़ा 2 किलोमीटर, सानेडा शाम से गोविंदपुरा तक 4 किलोमीटर, मुकारपुरा से रिजड़ा नाका गौली सड़क, अकोला से सोपरा तक 3 किलोमीटर, बलिया से भवानीपुरा 2 किलोमीटर, कुड़ी चौराहे से हाथपुरा उल्टा तक 3 किलोमीटर, बलियास बेरूघाटी वाया चौधरा से सिंहपुरा तक 5 किलोमीटर, NH बिजोलिया से गोपालपुरा से सतपुरा तक 10 किलोमीटर, महुआ से रामडुगरी 4 किलोमीटर, रेण चौराहे से रेण गांव तक 1 किलोमीटर, नंदराय जाड़ा सड़क तक कोठारी नदी पुलिया तक 5 किलोमीटर, और नंदराय से जाड़ा जाने वाले रोड जो सड़क पे जो पुलिया निर्माण है वो आधे किलोमीटर की ऊसाराम गोदारा रोड बनाने का कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची पर बोलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे मेरे विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ और पूरे जिले में प्रकरण है जो कटानी रास्ता स्टेट के टाइम में 1 लाइन दर्शित थी और अब 2 लाइनें दर्शित कर रखी है। एक ही रास्ता अगर 2 या 3 गाँव से गुजरता है तो 2 में कटा हुआ है, 1 में नहीं कटा हुआ है, वहाँ रास्ता रोक दिया जाता है और गंभीर समस्या किसानों के लिए आवागमन के लिए पैदा होती है। इसलिए इसको रिकॉर्ड दुरुस्ती और रिकॉर्ड संशोधन के नाम से SDO कोर्ट में बरसों लगता है। इसलिए आप सभी प्रकरणों को चिन्हित करके और उपखंड स्तर पर इनको रिटेनेंसी एक्ट की धारा 55 के तहत इसमें कैंप लगा करके इनका संशोधन राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कराया जाए। दूसरा प्रश्न मेरा ये है नामांतरण संबंधी। नामांतरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के धारा 133 और 135 के अंतर्गत बेचान और उसका नामांकन दर्ज कर तस्दीक करने का प्रावधान है। नामांकन दर्ज कर तस्दीक करने की प्रक्रिया राजस्व लैंड रिकॉर्ड
57 में दी गई है, जिसमें हल्का पटवारी दर्ज करता है, गिरदावर जांच करता है, ग्राम पंचायत तहसीलदार तस्दीक करता है और उसके बाद उसका जमाबंदी में रिकॉर्ड में नाम दर्ज होता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, एक नई व्यवस्था आई है, उसमें जैसे ही यहाँ विक्रय पत्र संपादित हुआ, तहसीलदार को पेश किया, सीधा ही वो तत्काल जमाबंदी में अपने आप बगैर जांच दर्ज होता है। ये पंजीयन विभाग द्वारा किया गया है, जबकि पंजीयन विभाग को इस प्रकार की व्यवस्था करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए राजस्व अधिनियम के अंतर्गत ही ऑनलाइन राजस्व रूल रिकॉर्ड 169 में नामांकन ऑनलाइन दर्ज करने का प्रावधान है, उसको ही लागू रखा जाए और 251 और 251A में तत्काल रास्ता खोलने की व्यवस्था है। 30 दिन में तहसीलदार को रास्ता खोलना चाहिए। किसान इतने परेशान हो रहे हैं, इतने मुकदमेबाजी बढ़ रही है। मैं चाहूँगा कि आल और राजस्थान के तहसीलदार को निर्देश जारी करें कि 251 का फैसला 1 मंथ में करे, नहीं तो उनके खिलाफ अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। नहीं तो पूरे राजस्थान में हमारे किसानों में रास्तों को लेकर के और सीमाओं को लेकर के झगड़े हो रहे हैं। इस बात को मैं सदन में आपके सामने माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल इसके आदेश जारी किए जाने चाहिए कि इनका निस्तारण 30 डेज में हो। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री अरुण चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे पर्ची पर बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र पचपदरा के बालोतरा, पचपदरा, जसोल, असरा, टापरा, बुढ़ीवाड़ा, जागसा, दूधवा, चांदेसरा, गोल, लोहारा की ढाणी, रनिया, देसीपुरा, डोली, ग्वालनाडा, गोदावास, रेवाड़ा, थोप, नेवाई, मंडली, कोड़ना, इसके अलावा भी कई गांवों के अंदर पानी की विकट समस्या है। बालोतरा के पास में जो स्टोरेज की भी समस्या है, जो काफ़ी टाइम से बनना था लेकिन बना नहीं है। पोखरण फलसून योजना जो कि पिछली सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिसका उद्घाटन हुआ था, लेकिन आज दिन तक वो हमेशा फूटती रहती है। उमेद सागर दवा परियोजना जो कल्याणपुर क्षेत्र में बनी हुई है, वो आज 15 साल हो गए। वसुंधरा जी की सरकार में उसका उद्घाटन हुआ था, लेकिन आज 15 साल के बावजूद भी उनके जो गांव लगते हैं, उन गांवों के प्रॉपर रूप से पानी नहीं पहुंचता है। मैं आज आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी संबंधित अधिकारी, क्योंकि पानी की कोई कमी नहीं है, कमी है तो वहां के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण और वो सही डिस्ट्रीब्यूशन के कारण प्रॉब्लम है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिलावें। दूसरा एक छोटा सा निर्देश एक और दिलावें कि जो अधिकारी है उनको फ़ोन करते, ग्रामीण जनता, जब हम रात को अगर रात तक फ़ोन उठाते हैं, हर गांव का अगर फ़ोन उठाते हैं तो कम से कम अधिकारी भी फ़ोन उठाए, और नहीं उठाते तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रीमती इंदिरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका हृदय से धन्यवाद। बामनवास विधानसभा क्षेत्र के अंदर नगर पालिकाओं में जिस तरीके से टेंडर किए जाते हैं, जिस तरीके से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूँगी कि बामनवास के अंदर तो कई दिन से प्रशासक लगे हुए हैं, वहाँ कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं है। कई बार ग्रामीणों ने शिकायत दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जांच नहीं होने का क्या कारण है। एक बार इन 8 महीनों के अंदर ईओ को एपीओ भी कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद उसको 5 दिन में वापस से बहाल कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगी कि बिना बोर्ड मीटिंग के क्या कोई टेंडर कर सकता है 1 करोड़ से ऊपर के? क्या बिना डीएलबी की परमिशन के क्या कोई ज़्यादा 1 करोड़ से ऊपर वाले टेंडर कर सकता है बिना परमिशन के? माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके अलावा जो परमिशन और दूसरी नगर पालिका का ईओ है और दूसरी नगर पालिका में जाकर टेंडर खोलते हैं, अपनी डीएससी यूज करते हैं, वह SPPP पर अपना टेंडर डालते हैं। उसके अलावा टेंडर भी सारे के सारे अभाव में। और वो कौन ठेकेदार है? वो ठेकेदार वो है जो पहले ईओ के साथ अलवर में था, हरियाणा की फर्म है। फिर उसके बाद बामनवास में जब उसका ट्रांसफ़र हुआ तो बोली का आके टेंडर वही उसी फर्म के नाम कर गए, और फिर उसके अलावा फिर बामनवास के अंदर उसी फर्म के नाम टेंडर हो गए। माननीय अध्यक्ष महोदय,
स्पेशल नियम लगाकर, जो कि नियम विरुद्ध है, ऐसा करके टेंडर किए जाते हैं। और कई सारे टेंडर जो लगातार लगाए जाते हैं नारायण गुप्ता बामनवास ईओ के द्वारा, और अगर कोई इस प्रकार की शिकायत थोड़ी सी होती है फिर उनको कैंसिल कर दिया जाता है, फिर 5-10 दिन बाद में वापस उन्हीं को लगा दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनकी मैं चाहूँगी कि मंत्री महोदय इनकी उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच करें। और कई सारे मेरे पास एक लिस्ट है, उसको भी मैं टेबल करना चाहूँगी कि जिस तरीके से नारायण गुप्ता ईओ के द्वारा भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है, जिसकी जांच उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा कराई जाए। और इसके अलावा जो जिस प्रकार से खर्चा बामनवास नगर पालिका का हुआ, चाहे वो कोटेशन के माध्यम से हुआ हो, चाहे टेंडरों के माध्यम से हुआ हो, सबकी जांच कराई जाए। और संपूर्ण जब से नगर पालिका बनी है, मैं नहीं कहती कि 8 महीने की कराए, आप जब से नगर पालिका बनी है जब से इसकी एसीबी से जांच कराई जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यही जानना चाहूँगी कि आने वाले, मैं चाहूँगी कि जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, आज पूरे राजस्थान के अंदर, चाहे आप कहीं की भी नगर पालिका देख लीजिए, क्योंकि जनता का पैसा जो है वो ठेकेदारों के और उच्च अधिकारियों के खातों के अंदर जा रहा है। आप इस पर ध्यान देने की कृपा करें। नगर पालिका एक ऐसी संस्था है जिसके अंदर गरीब किसान सभी लोग रहते हैं, उनके अंदर सफाई नहीं होती है, सफाई के नाम पर बहुत सारा घपला वहाँ पर किया जाता है। तो आप सभी की जांच कराई जाए, और विशेषकर मेरे बामनवास की। अब यहाँ किसी का आरोप प्रत्यारोप भी नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं है। और मैं तो ये चाहूँगी कि बोली के अंदर भी वही काम कर रहा है, वही ठेकेदार आ रहा है, ऐसा नियम विरुद्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी, और मंत्री महोदय को एक बार और अवगत कराना चाहूँगी कि इनको संज्ञान में लेते हुए। कुमारी रीटा चौधरी, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अंतर्गत मैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र मंडावा में जल जीवन मिशन के तहत 3 कार्य स्वीकृत है। प्रथम पेयजल योजना चूरू बिसाऊ में पंचायत समिति अलसीसर के 109 ग्रामों में 2 कस्बों मंडावा बिसाऊ एवं द्वितीय पेयजल योजना इंटीग्रेटेड तारानगर झुंझुनू सीकर खेतड़ी के अधीन विधानसभा क्षेत्र मंडावा के 59 ग्रामों एवं तृतीय पेयजल योजना। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक प्रश्न पूछ लूं? जाने दे, फिर आपको अनुमति होगी पूरी। बूंगी राजगढ़ के अधीन 13 ग्रामों को कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना आधारित सतही जल पेयजल से लाभान्वित करने हेतु योजना का कार्य प्रगति है। तीनों काम लगभग 129 करोड़ का पहला पैकेज, दूसरा 186 करोड़ का, तीसरा पैकेज है 119 करोड़ का। और ये लगभग पहला काम तो हो चुका 85%, दूसरा काम लगभग 36%। ये डिले है, इसके खिलाफ विभाग कार्रवाई भी कर रहा है, इनके पेनल्टी भी लगाई है। और तीसरा काम है लगभग 61% के आसपास काम पूरा हो चुका है। तीसरी चीज़ आपकी उक्त कार्यों के तहत विधानसभा क्षेत्र मंडावा में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन डालने हेतु लगभग 265 किलोमीटर रोड काटी जाकर 192 किलोमीटर की मरम्मत की गई है। शेष का कार्य प्रगति है, जो कि पाइपलाइन के टेस्टिंग के पश्चात माह अगस्त 2024 तक मरम्मत कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। विभाग के अभियंताओं तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी थर्ड पार्टी के द्वारा भी इनका इंस्पेक्शन किया जाता है। समय समय पर सड़कों के मरम्मत के कार्य की जांच की जाती है। जांच के दौरान मरम्मत कार्य निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं होने पर संवेदक से मापदंडों के अनुरूप पुनः सड़क मरम्मत कार्य किया जाता है। ग्राम मलसीसर की पेयजल व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु 37वीं SLSC की बैठक दिनांक 30/5/2023 को राशि 12.59 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की गई। वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर निविदा प्रक्रिया को पूर्ण किया जाकर कार्य करवाया जाना संभव हो सकेगा। ग्राम लुट्टू पूर्व में विभागीय पाइप योजना अंतर्गत लाभान्वित है। ग्राम लुट्टू में जल जीवन मिशन के तहत 350 KL क्षमता का उच्च जलाशय का निर्माण पूर्ण कर डाणियों में स्वीकृत कार्य के अनुसार डाणियाँ पाइपलाइन द्वारा जोड़ दिया गया है। विधानसभा क्षेत्र मंडावा के कस्बे बिसाऊ की पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ीकरण हेतु अमृत 2 योजना अंतर्गत राशि
5.63 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त की गई है, जिसके अंतर्गत वितरण पाइपलाइन एवं 2 उच्च जलाशयों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति के प्रस्ताव तैयार कराने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके मार्फत 3 प्रश्न पूछना चाहूँगी। इन्होंने कहा है कि लगभग सब जगह काम पूरा हो गया है, लेकिन कुछ ऐसे गांव हैं जिनकी स्थिति बहुत ख़राब है। अलसीसर खारे पानी से ग्रस्त है, वहाँ अभी तक पानी नहीं पहुँचा है। ढाणी चारण पंचायत गोखरी के अंदर पड़ता है, वहाँ पे पानी नहीं पहुँचा है। झटावा, ऐसे बहुत सारी पंचायत और गांव है जिनमें पानी अभी तक नहीं पहुँचा है। दूसरा जो सड़कों का है, हमारे जो आपके सचिव भी हैं और हमारे झुंझुनू के प्रभारी भी हैं समीर शर्मा जी, वो खुद भी जाकर देख कर आए थे। सड़कों की स्थिति बहुत दयनीय हो रही है मंत्री महोदय। वहाँ पर मतलब ये पता नहीं चल रहा है कि गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं, और जितनी सड़कें बनी है उनके अंदर घटिया मटेरियल यूज़ करा गया, वो एकदम से उखड़ गई है। इंटरलॉक सड़कें जो थी उनको उखाड़ के फेंका था पाइपलाइन डालने के लिए। उन इंटरलॉक सड़कों को आप देखेंगे तो उनका अता पता नहीं है, कहीं पर मिट्टी लगा दी और कहीं पर इंटरलॉक जड़ दिए हैं। तो सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है। तीसरा मंत्री महोदय, जो मलसीसर की आप कह रहे हैं, 30/5 को मीटिंग के अंदर उसकी स्वीकृति मिली थी, उसके बाद टेंडर लग गए थे और आचार संहिता की वजह से वो काम पूरा नहीं हुआ। ये तो दिया तले अंधेरे की बात है, क्योंकि कुंभाराम लिफ्ट परियोजना जिसके द्वारा हम गाँव के अंदर पानी पहुँचा रहे हैं, ये उसी मलसीसर गांव के अंदर पंचायत के अंदर थोड़ा सा अध्यक्ष महोदय 1 बज गई, उसके अंदर ये डैम वहाँ बना हुआ है और मलसीसर के लोगों को ही पानी नहीं मिल रहा है। तो आप तक इसकी वित्तीय स्वीकृति कब तक जारी करवा देंगे और बिसाऊ का काम कब तक शुरू हो जाएगा? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य वास्तव में इनकी चिंता जायज़ है। सभी सदस्यों की जब से मैं विभाग देखा, रोड सड़कें टूटी हुई की शिकायत आती है। इनका अध्यक्ष महोदय सड़क की रिपेयरिंग का कार्य संवेदक द्वारा निर्धारित मापदंड से लगभग 0.15 लगभग 6 इंच के आसपास इसकी मोटाई में और लगभग 1 फीट के आसपास इसकी चौड़ाई में उनको किया जाना है। और जब कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीट कर देता है उसका सर्टिफिकेट संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच देने के बाद में उसका काम फाइनल किया जाता है। चाहे नगर पालिका का अध्यक्ष हो तो वो देने के बाद में ही फाइनल होते हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य करना चाहता हूं कि जहां जहां अगर आपको लगता है कि किन्होंने अगर सरपंच ने उसका सर्टिफिकेट दे दिया है फिर भी कोई कमी है तो उसकी हम जांच करा लेंगे, गलत दिया है तो उसकी जांच करा लेंगे, उससे वापस दोबारा उसे कराएंगे। इस वजह से कई कॉन्ट्रैक्टर के काम अभी हमने इसलिए फाइनल नहीं किए कि आप इनका सर्टिफिकेट लेके आए तो जनप्रतिनिधि भी कहीं ना कहीं इसमें पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो देखेंगे करेंगे तो सारे नियम यही है कि जब तक जनप्रतिनिधि उसका सर्टिफिकेट नहीं देता, जब तक कॉन्ट्रैक्टर का काम फाइनल नहीं किया जाता। अभी हमने ग्राम सभाओं के अंदर लास्ट में भी रखा है कि जो भी सरपंचों को हमने डायरेक्शन दिया है कि आप इनके देखे मौके पे जाके जो कॉन्ट्रैक्टर ने सही काम नहीं किया उनके या तो उनके लिखे दे कि आप दोबारा कराया जाना है, नहीं कराया जाना है। तो ये तो दूसरी चीज़ जो ये काम जो चल रहे हैं, जो आपने कुछ गाँवों के जो नाम बताए हैं, उन गाँवों के लिए ये तीनों पैकेज के अंदर जो काम बची है आने वाले हम 6 महीने के अंदर जो भी काम बचेगा आपका किसी भी गांव को किसी भी ढाणी को नहीं बचने देंगे। दिक्कत ये हुई है कि जब इन्होंने सर्वे करके जो भेजा, वैसे तो आप कि वहाँ से तो मंडावा में तो आप ही थे, वहाँ पे विधायक तो हो सकता है कि आपने तो नहीं की, बाकी कई जगह दूसरी प्रॉब्लम है कि भेदभावपूर्ण उनका एस्टिमेट करके उनको फाइनल कर दिया और उनका सर्टिफिकेट वहाँ भेज दिया कि काम कंप्लीट हो गया। तो वहाँ तो दूसरी प्रॉब्लम, बाकी फिर भी आपके कोई ऐसा बचावा आपका बचावा कोई ढाणी तो वो मेरे को लिख के दे देना। 100% अभी जेजेएम का काम वहाँ चल रहा है, उनके जोड़ दिए जाएंगे, कोई काम नहीं बचेगा। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। माननीय मंत्री जी, हो गया।